समुद्र किनारे बैठे बैठे तेरे हाथ कुछ ना आएगा, और जिसे चाहत है मोतियों की, जिसे चाहत है मोतियों की, वही जाके गहरे समुद्र में गोता लगाएगा। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया सेशन, और आप सभी का स्वागत है रफ्तार जेईई सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर नंबर 2। लेकिन उससे पहले मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जिसे चाहत है मोतियों की, वही समुद्र में जाकर गहरा गोता लगाएगा। और ये मोती क्या है यार? ये मोती है आईआईटी। तो इस आईआईटी को अगर आपको पाना है तो आपको गहरे समुद्र, कौन सा समुद्र सर? समुद्र मतलब परिश्रम का जो समुद्र है, मेहनत का जो समुद्र है, उसमें डुबकियां लगानी पड़ेगी, गहरे तक उतरना पड़ेगा, कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। किनारे बैठे बैठे अगर तुम चिल मारोगे, मतलब बस हाँ सर कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है हमने भी पढ़ लिया, मतलब अगर सरफेस लेवल पे सब्जेक्ट को समझोगे और या फिर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश नहीं करोगे, बस तुम एंजॉय करते रहोगे, तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको डीपली सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितने घंटे हो उतने घंटे दीजिए, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है दोस्तों, वापस नहीं आने वाला है। तो इसी के साथ करते हैं आज के लेक्चर का आगाज। तो आज हम बात कर खांसी से आगाज हो गया भाई, ठीक है कोई नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, ठीक है। कल हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाए थे, तो आज हम स्टार्ट कर लेंगे और बिना देरी के बढ़ते हैं सबसे पहले हम आगे और बात करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चंस की जो मैंने दिए थे। तो 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, फटाफट से इसको यहां पर देख लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है इसमें? अच्छा, पहली बात प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि एक्स और वाई डायरेक्शन में हम इक्वेशन लगा रहे हैं, और कुछ फॉर्मूलेज जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, और कुछ स्पेशल केसेस जो मैंने वहां पर बताए कि जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। रेंज के 2 डिफरेंट एंगल्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उस पर सेम वैल्यू आती है, स्पीड सेम होनी चाहिए। ऐसे ही आगे हम चीजें देखेंगे, अभी तो बस शुरुआत हुई है इसकी, है ना। तो इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इनिशियल वेलोसिटी। इतना तो भाई साहब ठीक है, वेलोसिटी अपने को दे दी हो, ये क्या हो गया यार, ठीक है। तो वेलोसिटी अपने को दे दी है और हमें एंगल भी दे दिया गया है विद द हॉरिजॉन्टल, 1053 की वैल्यू भी दे दी है, जी की वैल्यू दे दी है, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी जो है। अभी आपने को बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल मेक एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1 सेकंड। चेक कर लेते हैं भाई। हम जानते हैं कि अगर हमने यहां से इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा जाके फाइनली यहां गिर जाएगा। और यहां जैसा आपको बताया हुआ है कि ये जो एंगल है ये आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 53, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको दी गई है कितनी, 50। अब अगर आप यहां से सबसे पहले तो कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। तो कंपोनेंट अगर आप निकालने बैठते हो तो 50 cos 53, अब cos 53 कितना होता है? cos 53 होता है 3/5 तो ये आ गया आपके पास 30, और ऐसे ही ये कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास 40। अब बात ये है कि 45 डिग्री, तो यार आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर 53 डिग्री है तो एंगल कम होते जा रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जा रहा है। तो 45 डिग्री जो है 2 इंस्टेंट्स पे आएगा। 45 डिग्री जो है वो 53 डिग्री से कम है क्या? तुम बोलोगे हाँ सर है। अब 53 डिग्री से कम है तो 45 डिग्री कहीं ना कहीं तो आएगा। तो मैंने मान लिया कि यार वो ये पॉइंट है जहां पे 45 डिग्री आएगा, है ना। अब ऐसा मत कहना कि सर आपको कैसे पता लगा ये एग्जैक्ट यही होगा। अरे यार एग्जैक्ट यहां है मुझे नहीं पता, यहां बना दो, यहां बना दो, लेकिन कहीं बीच में होगा। हाँ सर अब ठीक है। अब सुनो, हम जानते हैं कि ये 45 डिग्री बना रहा है। 45 डिग्री का क्या मतलब होता है? तुम कहोगे 45 डिग्री का मतलब होता है 45 डिग्री या π/4 रेडियन। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन इससे हम क्या समझे कि पार्टिकल की वेलोसिटी 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो तुम बोलोगे हाँ, तो इसका मतलब उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट सेम होगा। तुम बोलोगे ये किसने कह दिया, ये कौन से ज्योतिषी बता गए थे कि ये दोनों सेम होंगे? अरे भाई tan 45 vy/vx, tan 45 क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 1 आ रहा है तो vy इज इक्वल्स टू vx। सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल है। अब यहां पे सुनो, अब अगर मैं कहता हूं कि यार vx कितना है,
तो तुम कहोगे कि अंग्रेज मास्टर आपने तो बताया था कि ये तो चेंज हो नहीं सकता, तो 30 था तो ये पूरी जिंदगी 30 रहेगा जब तक कि जमीन पे नहीं आ जाता, और अगर ये 30 है तो फिर ये भी कितना होगा, 30 होगा। तो ये 50 से 30 हो गया। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले कितनी थी, सॉरी 50 नहीं 40, कितनी हो गई 30। तो निकाल लो भाई कितना टाइम लगा, तो निकाल ले टाइम, हाँ निकाल लो, और तो क्या। तो यहां पर हम बोलेंगे कि वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई कितना लिखूं सर, प्लस 30 लिख दो। सर एक मिनट, मैं कहा भाई क्या, अरे सर यहां भी तो 45 आएगा, आपने कल बताया था। मैंने कहा अरे हाँ भाई सही बात है, इधर का भी तो 45 आएगा, तो सर माइनस 30 भी लिख दो, दोनों ही सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा सही है यार। और ये सर ये तो 40 लिख दो, और ए वाई सर -10, क्यों भाई नीचे है इसलिए। अच्छा तो टाइम कितना आया सर, टाइम आ गया अपने पास 40 + -30 अपॉन 10, मतलब एक बार प्लस करके निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस करके निकालोगे तो आ जाएगा अपने पास 7 सेकंड, 70 + 10, और एक बार निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 सेकंड। तो 7 और 1 दोनों ही इसके आंसर है। तो भाई साहब दोनों ही आंसर अपने यहां पे एकदम खटाक खटाक करके निकल गए, कोई टेंशन ही नहीं, एकदम आसान था। अब कोई इसको फिर तो यार देखने वाले पर है ना, वो होता है ना कई बार अंधेरे में, एक बार बताया था ना मैंने, अंधेरे में अगर रस्सी भी पड़ी है तो उसको आदमी जो है सांप समझ के डरता रहता है कि न जाने यार सांप है, ये तो सांप है, ये तो सांप है। अरे भाई रस्सी है, तो ये भी क्या है, कोई सांप वाप नहीं, इसको घबराने की जरूरत नहीं थी, एकदम लल्लू सवाल है, लल्लू था इसमें, सच में लल्लू है ये। तुम बोलोगे सर आपको तो लगेगा इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, अरे नहीं भाई तुम्हारे लेवल पे बता रहा हूं। तो जरूर बताना कितने लोगों ने किया ये कमेंट सेक्शन में, अभी के अभी लिख दो कि भाई साहब मैंने फोड़ दिया कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा भाई साहब किसकी बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी की हो रही है। ओके कहां से कहां तक, अब एवरेज है तो 2 पॉइंट होंगे ना, इनिशियल और फाइनल, तो कहां से कहां तक, बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑन इट्स पाथ। अच्छा मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, हाँ तो क्या कह रहा है वो कि हॉरिजॉन्टल है, वो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। अब यार एक चीज बताओ, जब यहां से यहां जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हॉरिजॉन्टल है क्या, तुम कहोगे नहीं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल में भी है, तो किसी एंगल पे है ना डिस्प्लेसमेंट, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल नहीं। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम हाइट, हाँ अब हो रही है मुद्दे की बात, कोई भी 2 पॉइंट अगर सेम हाइट पे है तो यहां से यहां तक या यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कैसा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है तो एवरेज वेलोसिटी भी कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अब अगर तुम यहां पर थोड़ा सा देखोगे, रुकोगे, समझोगे इस सवाल को, तो तुमको यह समझ में आएगा कि यार कितना आसान रहते हैं फिजिक्स के सवाल, अगर आप बेसिक पकड़े हुए हैं आपने। अब तुम सोचो अरे एवरेज वेलोसिटी तो प्रोजेक्टाइल में हमको पढ़ाया ही नहीं, अरे पहले तो पढ़ाया है भाई, तो लगाओ अब बेसिक फॉर्मूला लगाओ और कुछ देखो, तो सारी बातें आपको रिकलेक्ट करनी आनी चाहिए जो पढ़ाई गई हैं, और वो तभी याद रहेंगी जब आप प्रॉपरली रिवाइज करोगे। तो भैया रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ रही है बात समझ में, तो बढ़ते हैं आगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने लोगों का ये सवाल हुआ था। तो अब हम चल रहे हैं आगे और बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की जो हमने दिया था HW होमवर्क। तो इस होमवर्क में हमने क्या दिया था आपको कि 2 स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। अच्छा भाई साहब यहां से उछाल दिया पहला स्टोन, ये दूसरा स्टोन, और ट्रेजेक्टरी ऑफ द 2 स्टोन्स आर शोन इन फिगर। ट्रेजेक्टरी मतलब कि ये ऐसा उछलते हुए कुछ ऐसा गया, ये उछलते हुए कुछ ऐसा गया, मतलब ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है, तो लिख देते हैं भाई साहब ये y और ये x, है ना। तो अभी साफ दिख रहा है कि भाई यहां पर जो रेंज है किसकी, पहले वाले पार्टिकल की, तो वो तो यहीं पे जाके गिर गया, और जो अपना दूसरा पार्टिकल है वो जो है थोड़ा दूर जाके गिरा, तो रेंज जो है दूसरे की ज्यादा है। और फिर हमको ये भी दिख रहा है कि दोनों की जो हाइट है वो तो सेम है, तो एच मैक्स सेम आ रही है किसके लिए, दोनों के लिए। चलो तो यहां पे बात हो रही है टाइम ऑफ फ्लाइट की और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है।
अब ध्यान से सुनना, यहां अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, यहां मैं बात करता हूं सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की, तो जो दिया हुआ है उससे ये साफ पता लग रहा है, हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट पे, हाँ के ना। अब तुम बोलोगे यार सर कैसे सोचा, अरे फॉर्मूला है भाई। अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट सेम है ना दोनों की। सर लेकिन रेंज अलग है, तो रेंज पे आप क्यों नहीं गए यार, जो सेम है पहले उस पे चले गए, या तुम दोनों को देख लो। तो मैंने मैक्सिमम हाइट को पहले देखा, तो उससे मुझे पता लग जाता है कि सिंस मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 इज सेम, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के वेलोसिटी के जो y कंपोनेंट होंगे ना वो एग्जैक्टली सेम होंगे। क्या बात कर रहे हो, अरे जी हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि y कंपोनेंट पे तो डिपेंड करता है। अच्छा, अब y कंपोनेंट पे ही कौन डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखो वही दे रखा है, तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। दिस इंप्लाइज t1 इज इक्वल्स टू t2। अरे सर आप बिना सॉल्व करे कैसे, अरे सॉल्व करने की जरूरत कहां है मेरे भाई, जब y कंपोनेंट जो है सेम है वेलोसिटी का, तो 2uy बाई gy, यही तो फॉर्मूला था। अब दोनों का uy सेम है, तो क्यों मैं सॉल्व करके या कुछ करूं, सॉल्व करने की जरूरत है क्या भाई, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम आ गया, तो खटाक से बी ऑप्शन हो गया। अब बात आ रही है वेलोसिटी। अब कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे सर कौन सी वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की कि एक्स डायरेक्शन की। तो मेरे भाई यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर यहां तो ना y लिखा है ना x लिखा है, यहां तो u1 u2 लिखा है, तो कौन सी स्पीड होनी चाहिए, कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए। सर फिर तो x और y दोनों की मिला के जो रिजल्टेंट आ रही है वही होनी चाहिए, बिल्कुल सही। अच्छा तो सर वो तो ये कंपोनेंट तो सेम है y कंपोनेंट सेम है, x कंपोनेंट के बारे में सर कुछ पता नहीं, तो रेंज देखो ना मेरे भाई, रेंज को कैसे देखें सर, यार रेंज तुमको पता नहीं क्या कि रेंज जो है वो एक फॉर्मूला बताया था ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ओह हाँ हाँ सर पता है पता है पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है क्या, हाँ सर लिखा हुआ है यार सेम है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, रेंज, सर रेंज तो अलग अलग है। अच्छा तो फिर क्या दोनों का ux सेम होगा क्या, तुम बोलोगे सर खोपड़ी हिल गई है क्या आपकी, सर्दी लग गई है क्या, जब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है और रेंज अलग अलग है तो ux सेम कैसे हो सकता है, ux को दोनों का अलग अलग होना पड़ेगा तभी तो रेंज अलग अलग आएगी, सिंपल है सर एकदम। और सर जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसका ये ज्यादा होगा, तो सिंपल सा हम यहां पे कह सकते हैं कि सिंस R1 इज ग्रेटर, ओ सॉरी R1 इज लेस देन R2, इसका मतलब ये हो गया कि ux1 इज लेस देन ux2, जिसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट ज्यादा उसकी रेंज भी ज्यादा, एकदम सिंपल है। तुम बोलोगे हाँ, अब जरा बताना भाई इधर, तो सर यार ये जो u1 होगा ये किससे मिलके बना होगा, सर ये u1 जो है वो ux1 और uy1 दोनों से ही तो मिलके बना होगा, j कैप और i कैप ऐसा लगा के, हाँ। तो सर एक कंपोनेंट तो सेम है और दूसरा कंपोनेंट जिसका बड़ा होगा उसका वेलोसिटी भी बड़ा हो जाएगा, सही बात है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सॉरी x कंपोनेंट सेम बोल दिया मैंने गलती से, y कंपोनेंट तो सेम है, तो जिसका x कंपोनेंट बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, मतलब सिंपल सा यहां पे ये पता लग जाएगा। अभी देखो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे यार नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे भाई एक बात सुनना, तुम बोलोगे हाँ हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे सर। मैंने कहा यार मुझे ना u का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पता है, तो स्पीड कैसे निकाली जाएगी, अरे सर हम कोई गजनी फैंस नहीं है कि हम भूल चुके हो, हमको पता है इस तरीके से निकल जाएगी, निकल जाएगी। अब मैंने कहा यार ये वैल्यू को अगर मैं कांस्टेंट कर देता हूं और मैं इस वाली वैल्यू को बढ़ाता हूं तो इसका क्या होगा, सर इतनी मैथ तो हमें आती है यार, देखो इसको कांस्टेंट रखोगे इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको कांस्टेंट रख के इसको कम करोगे तो ये कम होगा, तो बस जिसका ux बड़ा उसकी वेलोसिटी भी बड़ी, तो कौन बड़ा हो जाएगा, u2 बड़ा हो जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर खटाक। ठीक है, अब तुम बोल रहे थे क्या सिद्धू विद्दू को देख के आ गए क्या खटाक खटाक कर रहे हो, मेरे को भी लग रहा है भाई मुझे क्या हो रहा है, तो मैं रोक लेता हूं अपने आप को, खटाक खटाक यूज नहीं करते और आगे बढ़ते। उम्मीद है ये दोनों सवाल आप लोगों से बने होंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के भी बताना, आज मैं जरूर देखूंगा कि कितने लोगों से ये सवाल बना। और बढ़ते हैं हम आगे सॉरी यार, तो यहां एक और चीज मैंने कई बच्चों के जो है यहां पर वो चीजें देखी
कि वो कह रहे थे यार सर हमसे ग्राफ के जो क्वेश्चंस है ना वो तो हमसे मतलब देख के दिमाग की दही हो जाती है। माना, बिल्कुल एग्रीड, लेकिन दिमाग की दही हो के आपका क्या फायदा होगा? क्या वो दिमाग की दही हो जाएगी तो क्यों ना उसका रायता बना लिया जाए, एकदम फ्रूट रायता। कैसे? दिमाग की दही हो रही है मतलब परेशानी हो रही है। हाँ सर हो तो रही है। मतलब वो शायद टफ लग रही है चीज। हाँ सर लग रही है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, उसका फ्रूट रायता बना लो तो तुम्हें मजा आ जाएगा फिर ग्राफ पढ़ के। मतलब मेहनत कर लो, जहां पे भी तकलीफ हो तो समझ जाओ कि उस टॉपिक पे मेहनत ज्यादा करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना फिजिक्स, ऐसा थोड़ी ना कि हर टॉपिक एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगा भाई। कुछ कुछ टॉपिक्स मेहनत मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, तो टाइम दो, समझने की कोशिश करो। हथियार डालोगे तो तुम डाल दो, तुम्हारा साथ वाला जो है वो लड़ने को तैयार है। मतलब तुम बताओ क्या कर रहे हो कि लड़ाई के मैदान में उतर रहे हो और लड़ाई के मैदान में उतरते ही तुमको क्या लगा कि चलो अब हथियार डाल देते। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? लड़ाई के मैदान में तो हथियार डाल दोगे तो सामने वाला तो मतलब कह के ले लेगा भाई, तो हथियार मत डालो, पढ़ने लगो, नहीं तो कंपटीशन बड़ा तगड़ा है ना। फिर कहते हो कि हमारा कुछ हो नहीं पाया। तो यही तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो ये छोटी छोटी नेगेटिव चीजें है ना, एक बहुत बड़ा नेगेटिव क्रिएट कर देती है लाइफ में। तो ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत करो, इंप्रूव करोगे। खुद की मेहनत पे विश्वास करो यार, खुद की मेहनत पे विश्वास करो। तो आगे बढ़ते और एक सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल क्या है, तो तुम बोलोगे सर एक मच्छर उड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये मच्छर नहीं है, ये है ना अपना कुछ प्लेन है, एनिमी का प्लेन है जो उड़ रहा है ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से, है ना। सर हमको तो मच्छर दिख रहा है। खैर तुम्हें मच्छर दिख रहा होगा, है ना, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। अपनी ड्राइंग ऐसी है, ड्राइंग बोल रहा था मैं, ड्राइंग। तो ये जो प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन जो है ना ऐसा उड़ता हुआ जा रहा है यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से। और कितने हाइट पर है ये? 80 मीटर के हाइट पर ये उड़ रहा है। और जो है ये दुश्मन का प्लेन है, यहां पर किसी दूसरे देश ने जिसका जो इसका दुश्मन देश है उसने इधर देखा। यहां पे ये एंटी एयरक्राफ्ट जो है गन लगी हुई है। अब जब इस गन ने देखा तो ये प्लेन इसके एकदम ऊपर था, ठीक है। अब बिना फिजिक्स पढ़ा हुआ आदमी तो ऊपर छोड़ देगा ऐसे सीधे। मतलब वो क्या करेगा, वो ऐसा ऊपर वेलोसिटी मार देगा ऐसा, और शेल ऐसा ऊपर जाएगा, तब तक प्लेन आगे निकल जाएगा और वो ऊपर जाके इसी के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब फाइटर प्लेन तो खुद फोड़ा कर नहीं फोड़ा, खुद का जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल थी वो जरूर फोड़ ली, ठीक है। समझे क्या बात को? भाई तुमने प्लेन यहां था, तुमने देखो और ऊपर मार दो गोली खाट, तो तुम्हारी गोली या वो शेल जो था, वो गोला जो था, वो ऊपर गया 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 गया, प्लेन आगे निकल गया भाई। तो भाई यहां से यहां जाने में गोले को टाइम लगेगा ना, तब तक तो प्लेन आगे निकल गया। क्या होगा, गोला तुम पे आगे फूट जाएगा, ठीक है। तो बात यहां क्या करनी है, तो इतनी बात तुम्हें समझनी होगी कि जब तुम यहां पर फायर करोगे, तो जब तुमने देखा प्लेन एकदम ऊपर था, तो प्लेन गोला फायर करने पर प्लेन कुछ आगे निकल गया होगा। अच्छा, प्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा है, प्लेन तो कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है, लेकिन गोले को एक बार थ्रो कर दोगे तो वो प्रोजेक्टाइल जरूर करेगा। तो आपसे यही पूछा कि फाइंड द मिनिमम मजल स्पीड रिक्वायर्ड टू हिट द एनिमी प्लेन। ये जो गोले से मजल स्पीड मतलब इस गोले की स्पीड इस गन के रेस्पेक्ट में कितनी होनी चाहिए कि वो फाइनली उसको हिट कर जाए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। हाँ सर आप तो आसान ही बोलोगे। सुनो अब यहां क्या होगा। मैंने कहा यार ये गोला यहां से निकला, इसको मैंने किसी एंगल पे फेंका, तुम बोलोगे हाँ। अब किसी एंगल पे फेंका तो क्या होगा, अभी ऐसा मत बोलना सर ये प्लेन तो अलग है, ये दोनों लगभग इस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। गोला बिल्कुल प्लेन के नीचे से छोड़ा गया, तो इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, इसका कुछ वाई कंपोनेंट होगा। मुझे बताओ क्या एक्स कंपोनेंट कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं। सर ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ आगे जाएगा तो कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा इस केस में गोला हिट करेगा क्या? नहीं करेगा सर। तो कब हिट करेगा? सर हिट तो तब करेगा जब आप गोले को कुछ इस तरीके से फेंको कि वो जो है, गोले को आपने कुछ किस तरीके से फेंका, कुछ ऐसा फेंका इधर से कि ये कुछ यहां से ऐसा निकले और ऐसा जाते 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 इस यहां तक तो पहुंचना चाहिए सर कम से कम। अच्छा अब एक चीज बताना, ये गोला यहां से यहां पहुंचा तो ये एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है। हाँ सर चल तो रहा है। तो गोले ने जितनी डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में चली, प्लेन ने भी उतनी ही डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में चली क्या? हाँ। प्लेन यहां से यहां पहुंचा, गोला यहां से यहां पहुंचा एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों सेम चले।
सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चले, तो क्या इस गोले की स्पीड का ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल नहीं होना चाहिए? नहीं आया सर, नहीं आया सर, नहीं आया। अरे भाई मैं से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गोला यहां से यहां पहुंच गया, हाँ सर पहुंच गया। तो गोला यहां से यहां जब पहुंचा तो एक्स डायरेक्शन में कुछ ये डिस्टेंस चला, हाँ सर चला। और प्लेन भी कितनी डिस्टेंस चला, एक्स डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने भी वही उस एक पर्टिकुलर स्पीड से टी टाइम के लिए चला। तो सेम डिस्टेंस अगर ये चल रहे हैं सेम टाइम में, तो दोनों की स्पीड भी तो इस डायरेक्शन की सेम होनी चाहिए। हाँ सर समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है सर, हाँ मतलब होनी चाहिए, एग्रीड। अच्छा तो इतनी बात क्लियर है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। 10 मीटर पर सेकंड होने की वजह से जितना ये इधर चलेगा उतना ये, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों की अभी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। अगर ये थोड़ा आगे पीछे होता तो मैं ऐसा नहीं बोलता, बात को समझना। दोनों सेम में पड़े हैं, इसलिए जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब दूसरी बात कि ये तुमने 10 तो कर दिया, तो कम से कम y कंपोनेंट इतना तो हो कि वो यहां पहुंच पाए, मतलब पता लगे तुमने फेंका और वो कुछ ऐसा निकल जाए। ये 80 मीटर की हाइट तो अचीव कर पाए, तो प्लेन तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन तक पहुंचने के लिए कम से कम 80 मीटर की हाइट तो जाए, कम से कम, क्योंकि मिनिमम की बात हो रही, तो कम से कम 80 जाना। तो एक लिमिटिंग केस आपका कुछ ऐसा बनेगा कि ये कुछ ऐसा होते हुए यहां से जा रहा होगा, लिमिटिंग केस। तो ये जो आपका वी वाई है, ये कम से कम इतना होना चाहिए कि ये कम से कम 80 तो अचीव कर ले। 80 के ऊपर अचीव कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम देख लो 80 मैक्सिमम हाइट लेने के लिए यू वाई कितना होना चाहिए। तो आपके लिए फॉर्मूला ये हो गया कि इस शेल की मैक्सिमम हाइट कम से कम 80 तो हो, और हम क्या बोल देंगे कि ये हो जाएगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g वाई। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा कितना, यू वाई स्क्वायर आ जाएगा 1600, तो ये आ जाएगा अपने पास 40। मतलब ये वाली जो स्पीड है ये कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 40 मीटर पर सेकेंड। तो कम से कम इतनी, इससे ज्यादा हुई तो चलेगा, ये तो इतनी ही रहनी चाहिए और ये कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो जो आपका मिनिमम स्पीड आई, तो मिनिमम स्पीड आप क्या कहेंगे, मिनिमम स्पीड हम कहेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 10, अरे ये क्या निकल आया भाई, तो 10 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, तो 10 ले लो बाहर, और ये आ जाएगा अपने पास 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 1 70। तो ये स्पीड कम से कम इसकी होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है वो सुनो, कई बार है ना वो तुम्हें मजल स्पीड दे देता है, मजल स्पीड देता है, फिर वो बोलता है कि बताओ कितने एंगल पे इसको मतलब थ्रो करें कि वो हिट कर जाए। इसी केस में तो एंगल इतना होना चाहिए कि पहली बात तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो, इसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो, तो एंगल ऐसा रखना है आपको। और दूसरा फिर वो उस वाले पर्टिकुलर एंगल पे वाई कंपोनेंट इतना आना चाहिए कि कम से कम वो ये हाइट तो अचीव कर ले। उससे ज्यादा कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, कम कर रहा है तो फिर वो हिट ही नहीं कर पाएगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे, और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। किसकी बात करने जा रहे हैं, अभी हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भाई साहब ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ये है, इसको अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ से मतलब क्या है सर, चलो ये भी बता देते हैं। मान लो यार मैंने कहा कि अपने पास ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, और मोशन जो है पार्टिकल का, ये मोशन कुछ ऐसा बल खाते हुए लहराते हुए जा रहा है, कोई भी जा रहा है, मान लो, मैं प्रोजेक्टाइल की बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, मान लिया ये ऐसा लहराते हुए बल खाते हुए जा रहा है कुछ ऐसा, ये x है और ये क्या है, ये है y। अब मैंने कहा यार ये क्या है, ये है इसका पाथ, क्या है ये है पाथ, ठीक है। और यहां अगर मैं बात करता हूं तो इस पाथ पे पार्टिकल को अगर आप इधर लेके चलोगे, मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल इस पाथ पे होते हुए मूव कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा। हाँ सर होगा तो सही। तो इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब यह है कि रिलेशन बिटवीन x एंड y, वो x और y में रिलेशन बता दो। सर नहीं आई बात समझ में, अब बताता हूं यार, रुको टेंशन ना लो।
जैसे मान लो मैंने कहा कि यार पार्टिकल है ना स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। पार्टिकल किस में चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और कैसे चल रहा है? मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक। और तुम्हें इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, मान लो ये एंगल दिया गया है कुछ 37 डिग्री, तो तुम जानते हो ना तुम क्या इक्वेशन लिख दोगे? y इज इक्वल्स टू m, जो कि आएगा 10 37 इंटू एक्स प्लस c कितना है? 0। तो ये क्या दे रहा है भाई तुम्हें? ये y और x के बीच में रिलेशन मिल रहा है, tan 37 3/4। इसका ये मतलब है कि इस पाथ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके x और y कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे रिलेटेड है। तो ऐसे ही हर कर्व का कुछ ना कुछ आपकी एक फंक्शन आएगा y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो वो ढूंढना, उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। या तो पाथ बोल दो या ट्रेजेक्ट्री बोल दो, एक ही बात है। सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस पाथ से होते हुए वो जा रहा है तो वहां पे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन चाहिए, बिल्कुल। और वहां पर वेरिएबल सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है सर? ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि मान लो आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है। अच्छा क्या एग्जाम्पल है सर ये? यार यहां पर आपको साफ दिया गया है कि एक पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहा है। जैसे मैंने कहा t की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कितनी है भाई साहब? x की वैल्यू 0। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू भी 0। t की वैल्यू जब 1 हुई तो x की वैल्यू कितनी है? 4। y की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 9 माइनस का 7। मतलब बात समझ गए होंगे कि अलग अलग टाइम पे x की और y की वैल्यू कुछ अलग अलग आ रही है। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है। तो बोलो सर हम इतने गंवार भी नहीं, हमको भी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो बता दी बात। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसका क्या मतलब है भाई? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि x और y में रिलेशन ढूंढ डालो। अच्छा x और y में रिलेशन ढूंढ डाले, कैसे? क्या करें? शादी करवा दे दोनों की? अरे नहीं, बात यह है कि ये x और y में रिलेशन मतलब टाइम, देखो x भी वेरिएबल है, टाइम भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। तो ये जो तीसरा वेरिएबल है ना टाइम, इसको निकाल फेंको, ठीक है? ये जो कबाब में हड्डी बना हुआ है इसको निकाल फेंको। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यहां पर x और y का रिलेशन शादी करवा देंगे, है ना? बहुत घटिया सी बात बोल रहा हूं लेकिन, है ना, कई बार पता नहीं मेरे को भी क्या हो जाता है। खैर, लेकिन बात हमारी ये है कि भैया हमें इस कबाब में हड्डी जो टी है, हमारा मेन पर्पस यही होगा कि इस टी को कैसे एलिमिनेट किया जाए। बस कबाब में हड्डी जो है उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो यहां पर हम यहां क्या कहने जा रहे हैं? तुम बोलोगे अरे सर ये तो बड़ा आसान है। मैं कहा यार कैसे? सर टी की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 4/x। मैं कहा सच्ची? तुम बोलोगे यार एकदम मुच्ची, यार एकदम दिख रहा है साफ साफ। मैंने कहा ओ तो फिर क्या करें? अरे सर तो ये जो था ना अपना ये टी, इस टी की वैल्यू इधर पटक दो। मैंने कहा यार रख दूं? हाँ सर रख दो, बिल्कुल। अच्छा तो फिर ये क्या आ रहा है? सर ये टी की वैल्यू इधर से डालो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया ना, x/4। तो टी की वैल्यू x/4, तो यहां रख दिया x/4 और ये 9 और यहां पर भी x/4 का स्क्वायर। भाई मैंने क्या किया, वो टी को एलिमिनेट किया। सर कैसे किया, कैसे सोचा? यार वो तो बहुत सिंपल था, इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। तो सर काटो वाटो ना, फिर क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा लो यार ये काट दिया और इधर से कितना आ गया 9/16। अरे सही से लिख जा रे, 9/16 और ये x²। तो यहां से ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बस मैंने कहा हाँ भाई बस, ट्रक बस प्लेन सब यही है बस। हाई बात समझ में? तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिना देरी के बढ़ते हैं आगे और अगले सवाल को देखते हैं। और सर ये क्या है? ये तो हमको कुछ समझ ही नहीं आया, टाइम कितना हुआ भाई? ठीक सर ये क्या दे दिया आपने? ये तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही पूछ लिया है। मैंने कहा यार रुको तो सही, सुनो देखो क्या दिया हुआ है। ये बोल रहा है सर ए, एक्स की वैल्यू है ए, मतलब कोई कांस्टेंट होगा, ए कॉस। ये चलो यार ऐसा करते हैं, ए की जगह है ना मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, है ना? अदरवाइज तुम या ए लेने दो, जैसा कुछ भी हो सकता है यार। ए की जगह 10 हो सकता है, 4 हो सकता है, ए कांस्टेंट है, बस ये ध्यान रखो। अच्छा फिर ये क्या है? ये माथाफोड़ी क्या हो रखी है सर इधर? ये cos π/2t। अरे कुछ नहीं यार, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, पढ़ा है ना तुमने? हाँ पढ़ा है सर। ये अंदर क्या लिखा हुआ है? जो दिख रहा है वो लिखा हुआ है क्या? π/2 × t।
तो कहने का क्या मतलब है सर? कुछ नहीं यार, बस टी की वैल्यू डालो अलग अलग, तुम्हें एक्स की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, यहां भी डालो तो वाई की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। नहीं समझ रहा सर? अरे मैं समझाता हूं, देखो मैंने कहा टी की वैल्यू 0 डालते हैं, तुम कहा हाँ डालो, तो टी की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? एक्स की वैल्यू आ रही है a cos 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a। अच्छा ऐसा? अरे बिल्कुल भाई सर, तो y कैसे निकलेगा? y आ जाएगा a sin 0, तो a sin 0, तो यहां पर sin 0 कितना आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0, पता लग रहा है ना तुम्हें t की अलग अलग वैल्यू पे? सर अलग अलग कहां, ये तो 0 ही था। अरे तो मेरे भाई एक और लिख लो, एक और लिख लो, कुछ भी ले लो। सर क्या लूं? 1 लूं, 2 लूं, 3 लूं? तुम्हारी मर्जी यार, जो लेना है वो ले लो, हाफ ले लो, 1 ले लो, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 पे तो सर हमें ऐसा दिख रहा है कि x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है a cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 क्या होता है? ओ 0 होता है सर। अच्छा एक और सर ये तो यार डाल लो ना भाई, डाल लो वैल्यू, t की वैल्यू 1 डाली सर, sin पाई बाई 2 तो 1 होता है। कुल मिला के तुमको ये समझना है कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर बस इतनी आपको बात समझ में आनी चाहिए कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ रही है। हाँ सर समझ तो गए, मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट विद टाइम इज वेरिंग लाइक दिस एंड वाई कोऑर्डिनेट विद टाइम इज वेरिंग लाइक दिस, चेंजिंग लाइक दिस, ठीक है। अब तुम्हारा मेन काम जो है वो क्या है? मेन काम सर है हमारा सोना, मस्त पबजी वबजी खेलना, बढ़िया सा खाना और फिर वापस से सो जाना। बहुत बढ़िया, अगर ऐसा कर रहे हो तो जल्द ही तुम मतलब गड्ढे में खुद को पाओगे। तो मेन काम है इसको ढंग से देखो और सोचो कि टाइम जो है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। सर कॉस और साइन दिख रहा है, अच्छा कॉस साइन दिख रहा है सर, दोनों के एंगल सेम दिख रहे हैं। सर यार एक आइडेंटिटी सोचवाओ यार कोई, कि कॉस और साइन में कोई आइडेंटिटी पढ़ाई है क्या आपने, या कहीं हमने पढ़ी है क्या? देखो यार तुम सोचो। अच्छा सोचे सर हम? हाँ भाई सोचो, चलो सर सोचते हैं। सर हमको है ना बड़ा ही मतलब फेमस एक आइडेंटिटी है वो याद आ रहा है हमको, क्या कि कॉस, मतलब मैं ऐसा कर दूं ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो सर ये है ना 1 होता है, पक्की बात? हाँ सर, बट यहाँ थीटा होता है और यहाँ पर ये तो पाई बाई 2 टी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, वो भी तो थीटा ही है। सच्ची? हाँ भाई। अरे सर फिर तो ये कुछ बचा ही नहीं इसमें, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो कुछ है ही नहीं फिर तो इसमें। मैं कहा भाई ऐसे भी कह यार, ऐसी भी बेइज्जती मत करो इस क्वेश्चन की। अरे करेंगे सर, ये तो कुछ नहीं, एकदम लल्लू सवाल था। मैं कहा कैसे? बोले सर यार ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन जो है वो 1 होता है। मैंने कहा हाँ यार होता तो है, तो सर ऐसे लिख देंगे तो ये भी 1 होगा। यार होगा। और सर कॉस की वैल्यू मुझे पता है कितनी है भाई, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स इसका स्क्वायर है तो एक्स बाई ए का स्क्वायर। और सर इसको ऐसा लिख दूंगा। मैं कहा यार बात तो सही कह रहे हो, और सर फिर इसको ऐसा लिख दूंगा। मैं कहा यार नहीं यार, तुम कहोगे हाँ यार ऐसे ही लिखूंगा मैं, तो सर आ गई बस, तो सही है आ गई इक्वेशन, और क्या। तो बस अब तुम्हें कुछ कुतर पांच करनी है, और क्या करना है, मतलब कुछ जिगड़ी पुगड़ी कुछ करके, कुछ भी जुगाड़ लगा के तुमको बस टी जो है हटाना है। अब तुम कैसे भी हटाओ, है ना, कुतर पांच करो, जुगाड़ लगाओ, जो करना है करो। सर एक कुतर पांच क्या होता है मुझे भी नहीं पता, है ना। तो हम बढ़ते हैं आगे 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 आगे, और अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल की। तुम बोलोगे सर ये तो ठीक है कि बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि टाइम को हटाना होता है, लेकिन 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 हम तो पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसकी बात करो ना। हाँ सही बात है ना यार। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इक्वेशन ऑफ पाथ बोल दो, ट्रेजेक्ट्री बोल दो। ऐसे ही ट्रेजेक्ट्री सुन के बोले सर दिल धक धक करने लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ नहीं है यार, पाथ है, एक नाम है बस, है ना। जैसे नहीं होता कई बार हम देखते हैं कि कईयों के नाम बड़े लंबे चौड़े होते हैं, है ना। तो बस एक बड़ा सा नाम है पाथ का, ट्रेजेक्ट्री, उससे घबराना नहीं। तो इक्वेशन ऑफ पाथ एंड ट्रेजेक्ट्री फॉर किस केस में बोल रहे हैं हम? इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अब तुम खुद समझ गए होंगे कि यहां पर क्या करना है, क्या ढूंढना है।
अब कई बच्चों को इसका डेरिवेशन जो है ना ऐसा लगता है भगवान ये डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, ये डेरिवेशन तो रटना पड़ेगा। अरे फिजिक्स में रटने जैसी बातें बहुत कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रटना जो है वो मूर्खता की निशानी है, नहीं है। जहां इंटेलिजेंट बच्चा वो होगा जहां रटना है वो रटेगा भी, हर बार डिराइव करके थोड़ी ना निकालेगा चीजें। लेकिन डेरिवेशन को रटना ये मूर्खता की निशानी है। बट डेरिवेशन को तो समझना होता है, रटना थोड़ी ना होता है। अच्छा सर जो है ना ज्ञान कम दो और बात जो है ना मुद्दे पे आओ, बात को मुद्दे पे लाओ, ज्ञान कम दिया करो। मेरा सही है यार, ज्ञान कम देंगे। तो सर अब ये बताओ, ये लो मैंने प्रोजेक्टाइल फेंक दिया, अब मुझे पता है कि ये तो ऐसे ही उछलता हुआ ऐसे जाता है, इधर जाके गिर जाता है। गिर जाता है साहब, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ ऐसा जाता है और ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके और फाइनली, अरे यार मैं भी क्या चित्रकारी में लगाऊं, जैसा बन गया बन गया, ऐसा जाके ऐसा गिर जाता है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो अब बात यह कि ये पाथ हो गया, तो इस पाथ पे कहीं ना कहीं पार्टिकल जब भी होगा तो उसका कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? सर पाथ पे पार्टिकल कहीं भी होगा उसका एक्स और वाई, हाँ होगा सर, बिल्कुल होगा। अच्छा अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा तो एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ओरिजिन तो होगा। सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन भी कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने अपना ओरिजिन जो है यही मान लिया। कहां मान लिया? यहां पे। ठीक है, मान लिया सर आपने, हमने भी मान लिया। आपने कह दिया तो हमने भी मान लिया। तो ये एक्सिस एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब मुझे जरा ये आप बताएं कृपा करके कि इधर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर थोड़ा हम पतला डालेंगे, तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है क्या ये x नहीं होगी और क्या ये y नहीं होगा? किसने मना किया? होगा सर, ग्राफ हमने पढ़े, आपने पहले भी बताया, बिल्कुल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि यहां अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये x क्या है, यहां से पार्टिकल उड़ता हुआ गया, इसको एक लात पड़ी और वो ऐसा उड़ता हुआ गया और यहां पहुंच गया, तो यार बताओ ये x क्या है? तुम बोलोगे सर एक मिनट देखो, आपने कल कुछ ऐसा बताया था कि ये कहा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, एकदम सही। तो सर ये कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट। तो सर x और y कुछ नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट है x और y डायरेक्शन में। मैं कहा सच्ची? अरे सर सच्ची एकदम। मैंने कहा यार सही है फिर तो यार अब मैं कह रहा हूं कि अगर इसको फेंका गया था कितने स्पीड से? u से, और ये एंगल था थीटा, तो तुम्हें x चाहिए और y चाहिए। अब यार x क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो उसी में एक इक्वेशन लिखोगे कि नहीं x डायरेक्शन में? इसमें रटने जैसी बात है क्या? नहीं। जैसे तुम बोलोगे सर मुझे भूख लगी है, क्या करना है? तो यार खाना खाना है, और क्या करना है? सर खाना पड़ा हुआ नहीं दिख रहा, तो बना ले, नहीं कहीं से मंगा ले। लॉजिकल चीज है ना भाई, भूख लगी है तो खाना ही खाओगे। क्लियर? ऐसा ना भूख लगी तो सर नहा लूं क्या? अरे भूख से नहाने का क्या रिलेशन, समझ रहे हो? तो वही बात है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो तुम कह रहे हो सर भूख लगी है नहा लूं क्या? एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा लूं क्या? क्यों? भूख लगी है तो खाना खाओ। तो एक्स डायरेक्शन की जब मैं बात करेंगे, ओ भाई साहब क्या हिंदी बोली है मैंने, मैं एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, तो मैं जब एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि यहां पर एक्स डायरेक्शन में तो मात्र एक ही इक्वेशन हमारे काम की होती है, और वो रहती है x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी। तो ये लिख दिया मैंने, यू एक्स की वैल्यू जो है यू कॉस थीटा, और ये टी, और ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। x और t में रिलेशन मिल गया अपने को। सर ये t कहां से आया? अरे मान लो यार यहां कुछ, यहां से यहां जाने में इसको t टाइम लगा होगा। सर ये इसी पॉइंट की बात हो रही है? अरे मेरे भाई ये हो रही है हर पॉइंट की बात। t एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है ना t, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू ऑफ x होगी। समझ गए सर? आप इतना अंडर एस्टिमेट करते हो हमको, हम इतने भी ऐसे नहीं है, हमको सब समझ में आ रहा है। नहीं, लेकिन कुछ हो सकते हैं बेचारे भोले भाले बच्चे जिनको शायद बात समझ में नहीं आती हो, इसलिए मैं बता देता हूं। तो सर फिर हम बात करेंगे वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में सर जब हम बात करेंगे तो वाई डायरेक्शन में हम जानते हैं कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन लगा दूंगा मैं, तो यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए आएगा वाई डायरेक्शन का। बिल्कुल सही बात है। तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो वाई आ गया पॉजिटिव। तो यू वाई जो है वो कितना है? सर ये है यू साइन थीटा, तो ये भी आ गया पॉजिटिव। और ए वाई कितना है सर? सॉरी ये प्लस आएगा ना, तो ए वाई है अपने पास माइनस जी,
तो ये आ गया इधर से टी स्क्वायर, खत्म। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है सर, क्या करें सर बताओ, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे को पता है तुम मेरे मजे ले रहे हो, तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम बोलोगे सर हमको एकदम पता है करना क्या है, टी की वैल्यू जो है ना, इस टी की वैल्यू को ऐसा उठा के पटकेंगे यहां पर कि अपने पास सीधे एक झटके में जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी। तो टी सर, लेकिन यार आपने कहा था और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यार मेरे भाई ये यू और थीटा वेरिएबल थोड़ी ना है, एक बार जिस वेलोसिटी से और थीटा से फेंक दिया वो तो वही रहेगा। हाँ बात तो सही है सर, ऐसे जी भी वेरिएबल नहीं है, तो टी एक्स और वाई वेरिएबल है। तो इस कबाब में हड्डी कौन, टी, कबाब में जो ये टी है इसको हटाओ, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है सर, एक्स बाई यू कॉस थीटा आ रही है। तो उठा के पटक दूं क्या, बिल्कुल सर, धोबी पछाड़ लगा दूं क्या, अरे सर जो लगाना है लगाओ, लेकिन वैल्यू को पटको, बकवास कम करो। तो एक्स बाई यू कॉस थीटा लगा दी, आओ लगा दी, और सर फिर अठे डाल दियो हाफ जी और टी की वैल्यू पटक दियो। टी का वैल्यू, टी की वैल्यू है एक्स बाई यू कॉस थीटा, तो लियो साहब टी की वैल्यू पटक दी अठे, और आ वैल्यू का ही है एक्स बाय यू कॉस थीटा, पटक दी वैल्यू, हाँ पटक दी। अब जो कट रहा है वो काट दियो, तो लो यो यू से यू काट दिया, मैं काट दिया यू हो, यू से यू काट दिया, अब काई बचे हो एक्स और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, ये आ गया टैन थीटा। कुछ नहीं किया यहां पर, थोड़ी सी मारवाड़ी बोली ऐसे ही, और टी की वैल्यू उठा के यहां पटक दी। तो यू से यू, क्या पता तुम सो गए हो डेरिवेशन में, तो मैंने कहा जगा दें थोड़ा सा, तो देखो भाई ये क्या चल रहा है, क्या बोलने लग गया ये। तो x और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कितना आ गया, ये आ गया टैन थीटा, और यहां पर ये आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तुम कहोगे सर अलग सर तो इंग्लिश चैनल लॉन्च कर रहे हो और आप यहाँ पे मारवाड़ी में बात कर रहे हो, है ना। खैर मेन चीज यहाँ पे आ जाओ वापस से, अगर डाइवर्ट हो गए थे तो एक बार वापस से यहाँ आओ। यू से यू कटा, क्या सर क्या किया था आपने यार, टी की वैल्यू को उठा के पटका, बस यू से यू को काटा, और 1 अपॉन कॉस सेक होता है तो उसका स्क्वायर था तो लिख दिया। तो ये भाई साहब अपने पास ऐसी कुछ इक्वेशन आती हुई दिख रही है, एकदम चकाचक, एकदम चकाचक इक्वेशन दिख रही है अपने को यहां से। यार कुछ और कलर लेते हैं, है ना, तो हम लेते हैं हमारा केसरिया, केसरिया बालम, आओ जी पधारो हमारे देश। तो यहां पर ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका शेप होता है उस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला, पैराबोला बोलते हैं। तो क्या मैं यहां से ऐसा नहीं कह दूं क्या कि यहां एक्सेलरेशन कैसा था, तुम बोलोगे सर कांस्टेंट था, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट था तो जो आपकी इक्वेशन आई वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, मतलब ये पैराबोला है। तो क्या मैं इसको जनरलाइज कर दूं क्या सर, जनरलाइज का मतलब जनरलाइज ऐसे यार कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पाथ जो है पैराबोलिक होगा। सर मतलब आप सिर्फ ग्रेविटी की बात कर रहे हो कि किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, यार किसी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सर, बट क्यों, क्यों नहीं। मान लो तुम किसी और जगह पे चले गए जहां पे ग्रेविटी नहीं है और किसी और वजह से कोई एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बस जी की जगह पर ए आ जाएगा। उससे क्या इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा, नहीं, इक्वेशन पे तो यही असर पड़ेगा कि जी की जगह ए आ गया, तो आपकी इक्वेशन तो क्या आएगी, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। हां अब यह जरूर हो सकता है कि एक्सेलरेशन y में ना होकर के x में आ जाए, तो जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा तो वो x की जगह y वाली चीज क्वाड्रेटिक होगी। जैसे अभी यहां क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो जब y डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा, x में होगा, तो यहां y स्क्वायर दिख जाएगा, मतलब ये बस रिजल्ट पलट जाएंगे, ऐसा समझ लो। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होगा तो पाथ होगा पैराबोलिक। सर लेकिन एक मिनट रुकिए, मैंने कहा क्या सर, आप एक चीज मिस कर रहे हैं। मैं कहा क्या सर, अगर मैंने ऊपर फेंक दिया तो अभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट फेंक दिया तो सर ये तो ऊपर जाके और सीधा नीचे आ जाता है, तो यहां कहां पैराबोला, ये तो स्ट्रेट लाइन है।
बात तो सही कह रहे हो यार तुम, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो सर आपकी बात गलत हो गई फिर तो, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो पैराबोलिक पाथ, ये लो स्ट्रेट लाइन। और लो, और देता हूं सर केस, ऊपर की जगह नीचे फेंक दिया ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ये लो, या फिर रेस्ट से छोड़ दिया, मतलब अगर वेलोसिटी 0 हुई या अगर है तो ग्रेविटी के अलोंग या एंटी पैरेलल हुई, तीनों ही केसेस में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इसके अलावा और कोई केस? सर इसके अलावा तो केस यही बनेंगे ना, फिर वेलोसिटी अगर हुई तो या तो 0 डिग्री एंगल बनाएगी या 180 डिग्री एंगल बनाएगी ग्रेविटी से, या फिर नॉन जीरो और 180 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ अलग एंगल बनाएगी। तो यार जरा इसकी बात करते हैं हम, इस इक्वेशन की। ये जो पैराबोलिक इक्वेशन है, ये पैराबोला होता क्या है आखिरकार? ये पैराबोला ना ऐसा अपना मुंह ऐसा फाड़ता है, ये मतलब यहां पर ये ऐसा खुलते जाएगा, ऐसा चिमटा देगा, चिमटा तो उस चिमटे को चौड़ा कर दो और वो चौड़ा होते जा रहा है, ऐसे को शेप को बोलते हैं पैराबोला। अब ये नीचे इसने मुंह खोला हुआ है, ये ऊपर भी मुंह खोल सकता है, ये साइड में मुंह खोल सकता है, तुम्हारी तरफ मुंह खोल सकता है, इधर मुंह खोल सकता है, उसके हिसाब से इक्वेशन इसकी चेंज होती रहेगी। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर यह है कि आपको यह समझना है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या कहीं भी वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच का एंगल 180 होता हुआ दिख रहा है क्या? सर यहां तो नहीं है 180, सर यहां पे तो 90 हो जाएगा, देखो 180 तो नहीं लेकिन 90 दिख रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। सर यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्यूट एंगल दिख रहा है, वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में एक्यूट एंगल दिख रहा है, यहां ऑब्ट्यूज दिख रहा है या 90 दिख रहा है, लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऐसा नहीं होता भाई, ये सीधा कभी नहीं होगी लाइन, तुम समझ रहे हो? ये ऐसा मुंह फाड़ते रहेगा, ये उधर ही जाता रहेगा, ये कभी भी कर्व वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल नहीं होगा। वर्टिकल होता तभी तो ग्रेविटी और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होते। तो इस पूरे कर्व पे, इस पैराबोला पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल ना 0 है ना 180 है, ना 0 है ना 180 है। तो मतलब चाहे तुम 60 डिग्री से फेंको, ये लो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में क्या पता यहां 60 हो, मतलब एंगल चाहे एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, आपको क्या ये पता लग गया कि पाथ क्या होगा? पैराबोलिक। बिल्कुल पता लग गया। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या? अरे ये क्या लिख रखा है सर आपने? सुनो तो सही, मैंने लिख रखा है इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, बात समझना। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल है एक दूसरे के या फिर एंटी पैरेलल है तो मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ सर हम समझ गए कि अगर ऐसा ग्रेविटी नीचे ऊपर फेंका या नीचे फेंका, मोशन स्ट्रेट लाइन। लेकिन एक चीज और बताओ यार। हाँ हाँ सर पूछो ना यार, इसमें क्या ऐसी बात कर दी आपने? बिल्कुल पूछो, एक चीज और, दो चीज पूछो सर आप। यार मैं यहां ये कहना चाह रहा था। हाँ हाँ सर, इतना इतना क्या कहना चाह रहे हो कि ऐसा आवाज को इतना गंभीर बना रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा था, अब जरूरी थोड़ी ना है क्या सर कि आप सिर्फ ग्रेविटी वाले केस की बात कर रहे हो। हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप सब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या पता मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं जिसमें, अरे यार क्या है ये, अरे यार अभी तो इसको रब किया था, ये क्या हो गया? हाँ कोई नहीं 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 कोई नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो आपका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मोशन स्ट्रेट लाइन होगा क्या? नहीं होगा सर जी। अच्छा तो एक ऐसा केस मान लो, एक हाइपोथेटिकल केस मान लो कि, या ऐसा मान लो कि यार तुम्हारे पास है ना ग्रेविटी ऐसी है और है ना एक इस डायरेक्शन में किसी और वजह से, मान लो हवा चल रही है, हवा चली और उस हवा की वजह से इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया, तो क्या नेट एक्सेलरेशन ऐसा नहीं हो जाएगा? सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे यार दो एक्सेलरेशन आ गए सर, ये कैसे आ गया? हवा चली थोड़ी, उसकी वजह से फोर्स लगा। अच्छा ठीक है, मान लिया भाई, मान लिया हवा की वजह से फोर्स लगा, कांस्टेंट फोर्स लगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया, दोनों का रिजल्टेंट भी इधर आ गया ना? हाँ सर। अब अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसा फेंकता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ऐसा कैसे यार? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, उसके अलोंग वेलोसिटी रही तो उसी डायरेक्शन में ये जाएगा। अच्छा सर अगर ऐसा फेंकते तो ऐसा, तो ये ऐसा जाके पीछे आ जाता। सच्ची? हाँ बिल्कुल। नहीं सर सच में सच्ची। अरे यार ऑब्वियसली एक्सेलरेशन के अपोजिट फेंकोगे, जैसे ग्रेविटी में भी तो ये हो रहा है, इसको ऐसा घुमा दो ना, ऐसा घुमा दो, तो ग्रेविटी में भी तो ये हो रहा है, ग्रेविटी नीचे वेलोसिटी ऊपर, तो ऊपर जाके नीचे आ जाता है। तो यहां पर अभी
उस ग्रेविटी वाले केस को ऐसा तिरछा कर दो, एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी उधर है, तो वो ऐसा जाके ऐसे पीछे आ जाएगा। नहीं यार मैं नहीं मानता सर। अरे रुको मैं बता दूंगा, अभी के लिए मान लो, है ना, ठीक है सर मान लिया। अच्छा एक और चीज, हाँ हाँ बिल्कुल सर पूछो। कुछ वेलोसिटी का एंगल इधर रख दिया तो, एक्सेलरेशन तो नेट इधर है, इधर रख दिया तो सर फिर तो एंगल आ गया ना, तो पैराबोला है, तो पैराबोला है, फिर कोई टेंशन नहीं है। अच्छा एक और चीज, हाँ यार पूछो यार, आप समझाते कौन हो, कंफ्यूज ज्यादा करते हो, न जाने कहां से क्या फर्जी टीचर मिला है हमें। अरे सुनो तो सही, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है सर है इस डायरेक्शन में, मैंने कहा यार वेलोसिटी 0 है। अच्छा ठीक है सर, अब वेलोसिटी 0 है तो इसको कोई इधर, अरे सर चिल्लाया मत करो, ऐसा डर लगता है, आराम से, हाँ ठीक है देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, हाँ सर वेलोसिटी कितनी बोली मैंने, 0, हाँ तो ये अपने आप चुपचाप इस डायरेक्शन में निकल लेगा क्या सर? क्यों ऐसा नीचे गिरना, अरे नीचे क्यों गिरना चाहिए मेरे भाई, क्यों नहीं गिरना चाहिए सर? ग्रेविटी, तो ग्रेविटी है तो यार इधर का एक्सेलरेशन भी है ना, इधर का एक्सेलरेशन उसको इधर लेके जाना चाहेगा, इधर का इधर। तो आप एक बेसिक चीज याद रखो कि एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज करता है। तो अगर ये यहां पे 0 था तो एक्सेलरेशन उसको इधर ही धक्का देगा, तो वो इधर ही जाएगा, इसके अलोंग जाता रहेगा। तो वेलोसिटी अगर आपकी 0 हो तो भी स्ट्रेट लाइन। तो ये बात मैंने यहां लिख दी है कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, एंड अदर देन द अबव 2 केसेस, इन 2 केसेस के अलावा पार्टिकल विल ऑलवेज मूव इन पैराबोलिक पाथ। कौन से केस की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रट लेना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है बताओ पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो 2 ही केस दिमाग में फिट कर लो, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं इसीलिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 2 ही केस बनेंगे, स्ट्रेट लाइन पैराबोला, स्ट्रेट लाइन पैराबोला, स्ट्रेट लाइन पैराबोला। स्ट्रेट लाइन कब, इन 2 केसेस में, पैराबोला कब, बाकी के सब केसेस में। कंडीशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है समझ गए हम मूर्ख शिरोमणि, ठीक है हम समझ गए। मतलब ऐसी हल्की सी चीज को भी ऐसे बता रहे हो जो न जाने क्या पढ़ा रहे हो, इतना इजी सा है, फालतू में माहौल बनाते हो सर आप, है ना ठीक है तो बात तो सही है ना सर, लेकिन आपने खुद को मूर्ख शिरोमणि क्यों कहा, इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं, तो ये इक्वेशन, अच्छा ये सर ये रटना था क्या, सर जी ये रटना था क्या, अरे हाँ यार रटना था, ये बिल्कुल एकदम रटना था, ये बिल्कुल इसको रटेंगे, रटना पड़ेगा। सर इसका यूज क्या है बता देंगे, अभी टेंशन ना लो बता देंगे, थोड़ा देर रुको टाइम देखने दो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि अपनी जो वो इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा, सर आपको तो रटी हुई है ना, वैसे देखो हर फॉर्मूले की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये तो रटा हुआ है, ठीक है। तो एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये इसको रटने में तुमको ऐसा लगे कि सर मेरे को तो बहुत तकलीफ होती है, तुम्हें यार यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है ना, हाँ तो देखो प्लस माइनस दी आ जाएगा हाफ और ये ए, और टी की वैल्यू तुम्हें एक झटके में पता लगेगी एक्स बाय यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी, तो उसको यहां पटक दो, और ये आपका क्या है, ये है यू कॉस थीटा इनटू टी, तो ये एक्स टैन थीटा आ जाएगा, एक बार देख लेना है ना, चेक कर लेना। अब सुनो बात, मैं यहां से क्या बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यार मैंने ना इधर से टैन थीटा कॉमन निकाल लिया, टैन थीटा क्या किया कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा हाफ जी, एक एक्स कॉमन निकल गया तो एक एक्स बचा, और यू स्क्वायर इधर है और कॉस स्क्वायर थीटा भी इधर है। सर लेकिन इधर टैन तो दिख नहीं रहा, आपने टैन कहां से कॉमन निकाल लिया, मैंने कहा यार कोई बात नहीं मैं डिवाइड कर देता हूं टैन, और लो तुम बस नाराज मत होना, मैं टैन डिवाइड कर देता हूं, उससे क्या होगा। अब जिसको ये बात समझ नहीं आती है तो यार इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो इससे, तो सर टैन से टैन कट जाएगा ना, अरे हाँ भाई, और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा ना, समझ गए सर, ठीक है। तो एक्स टैन थीटा कॉमन निकल गया, मल्टीप्लाई करके देख लेना जिसको भी तकलीफ है ना, पेन उठाना और कॉपी में लिख लेना इसको, है ना। कई बंदे बोलेंगे अरे सर ये कॉपी मत बोला करो, बड़ा चीप लगता है, नोटबुक बोला करो। पता है एक बार मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, मैंने कहा यार अपनी कॉपी निकालो, सर ये कॉपी मत बोला करो प्लीज, सर कॉपी मत बोला करो प्लीज,
यूज नोटबुक फॉर दिस, है ना। मैंने कहा अरे भाई अंग्रेजों के उसमें आ गया मैं तो, है ना, तो नोटबुक में लिख लेना। ठीक, तो अभी सुनो, एक्स टैन थीटा 1 माइनस जी एक्स बाय 2, यहां पर मैंने इसको क्या लिख दिया, यहां पर इसको मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही, तो ये लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब तुम कहोगे सर ये एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा उड़ा दो, मैं कहा सच्ची, तुम कहा एकदम सर। और तुम बोलोगे सर ये जी जो है ना, जी, इस जी को है ना नीचे ले आओ, ये जी है तो इसको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं, इसको चुपचाप इधर नीचे ले आओ, फोर्थ टर्म बना दो, बना सकते हैं ना फोर्थ टर्म, हाँ बिल्कुल। जिसको नहीं पता हो मैं उसको बता दूं कि ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए डी अपॉन बी सी या सी बी। तो इसको कहते हैं पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो चौथी टर्म न्यूमरेटर में चले जाती है, तो न्यूमरेटर में कोई अगर चीज है तो उसको चौथी टर्म भी बनाया जा सकता है। और यहां पर आपको ये क्या दिख रहा है, तो ये हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं रेंज के फॉर्मूले के। अरे नहीं सर, अरे हाँ भाई, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा तो ये रेंज का फॉर्मूला है। बिल्कुल रेंज का फॉर्मूला है। क्या आ रहा है ये आ रहा है एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ये भी रटना होगा ना सर, बिल्कुल ये रटना है, ऐसा थोड़ा ना बार बार निकालते फिरोगे। तो सर दो फॉर्मूले हो गए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में, बिल्कुल हो गए। पहला फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हो गया अपने पास एक्स टैन थीटा और फिर 1 माइनस एक्स बाय आर। सर इनका यूज क्या है, अच्छा यूज क्या है, क्या दे रहा है तुम्हें ये, सर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दे रहा है ना। हाँ, एक्स और वाई क्या है सर, वो पार्टिकल जिस पाथ से गुजर रहा है उस पाथ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो एक्स और वाई है, पक्की बात। हाँ अच्छा, तो यहां पर तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, इस पहली इक्वेशन को गौर से देखो और तुम देखो इसको, और देख के ये देखो कि ये क्या कह रही है। पहले हिंदी सुधार लो, देख के देखो क्या बोल रहे हो। खैर इधर आओ, ये इक्वेशन क्या कह रही है सर, ये इक्वेशन कह रही है यहां मुझ में है वाई, मुझ में है एक्स, मुझ में है थीटा, मुझ में है यू। तो सर एक्स वाई यू थीटा चार चीजें दिख रही हैं, तो इन चार में से कोई भी तीन दे दे और चौथा पूछे तो बस ये इक्वेशन काम में लेनी है। नहीं समझे सर, यार देखो तुम्हें बोल दे कि पार्टिकल जा रहा है किसी पाथ से और वो किसी पॉइंट से गुजर गया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, वाई दे दिया, एक्स दे दिया, फिर बोले इतने एंगल पे फेंका था, थीटा दे दिया, थीटा की वैल्यू पटको, और पूछे कितने वेलोसिटी से फेंका होगा, कि अगर पार्टिकल को मैं इतने एंगल से फेंकता हूं और वो इस पॉइंट से पास कर जाता है तो बताओ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी, तो निकाल लो यू, है ना। अच्छा ऐसे ही एक्स थीटा दे दे, यू दे दे, पूछे वाई, मतलब चार चीजें, कोई भी तीन दे दे चौथा पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है। आई ना बात समझ में। तो कहीं भी अगर वो टकराने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देता है तो ध्यान में रखना कि तुम्हारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला काम में लेना है। और इस फॉर्मूले में हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को क्या माना है, वो माना है ओरिजिन, या ऐसे बोल सकते हो ये स्पीड कहां की है, जहां पे हमने ओरिजिन लिया है वहां की, है ना। और प्लीज ये ऐसा मत सोचना कि दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, जी नहीं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ही वैलिड नहीं है। मान लो ये सरफेस यहां पे नहीं होती, इसको ऊपर से फेंका हो ये और नीचे जा रहा होता, बस जहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उसको मैंने ओरिजिन माना है, मतलब जो वेलोसिटी आ रही है यू उसको ओरिजिन माना है, बाकी का पूरा इक्वेशन आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो आगे बढ़े और इसके बारे में बात करें तो सर ये कब काम में आएगी, वापस देखो क्या क्या है सर, एक्स है, वाई है, थीटा है और रेंज है। अच्छा तो एक्स वाई थीटा रेंज कोई भी तीन दे दे, चौथा पूछे, याद रखना ये फॉर्मूला। सर मेन मुद्दे पे आओ, तो लो ये रहा मुद्दा। सवाल ये है कि यार एक पार्टिकल को हमने इतने स्पीड से फेंका, यू दे दिया, और ये कहा, ये जाते हुए ऐसा बोला है कि भैया ये पार्टिकल जो है ना इस पोल को ऐसा टच करते हुए जा रहा है। सर तो ये मैक्सिमम हाइट हो गई ना, किसने कह दी, सर आपने बनाया तो ऐसा ही डायग्राम, तो ये यार किसने कह दिया मैक्सिमम हाइट है, किसने कह दिया। ऐसा भी हो सकता था कि ये कुछ ऐसा जाता और फिर ये ऐसा जाता, तो ऐसा नहीं कि तुम हमेशा मैक्सिमम हाइट ले लो, समझ रहे हो बात को, क्या पता ये मैक्सिमम हाइट ना हो और क्या पता ये कुछ ऐसा ही जा रहा हो, बाद में मैक्सिमम हाइट जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसा जा रहा होगा ये। लेकिन बात को आप समझें
कि जो भी केस होगा यहां पर, जो भी केस होगा उससे आप ये कह सकते हो कि हाँ ये अगर ऐसा जा रहा है, फाइनली कहीं पे गिर रहा है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है। ये कहां दिया है सर? ये सवाल में दिया है, आपने तो बताया नहीं। अरे मैंने बोल दिया ना, तो तुम भी लिख लो क्या कि पार्टिकल जस्ट पासेस या जस्ट ग्रेजेस। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है सर? टच करते हुए जाना। तो पार्टिकल जस्ट ग्रेजेस द टॉप ऑफ द पोल, लिख लो अभी। देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इफ पार्टिकल इज ग्रेजिंग द टॉप पॉइंट ऑफ द पोल देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लिख लो इसको, स्क्रॉल करके पीछे करके लिख लेना ये सवाल। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं बिना सोचे समझे आंख बंद करके ये इक्वेशन लगा दूंगा। सर क्यों लगा दोगे? क्या सपना आया आपको? सपना कुछ नहीं यार, मेरे को एक्स दिया है, वाई दिया है, कैसे पता? अरे ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो ये एक्स है, ये वाई है। अच्छा, तो एक्स वाई दे रखा है आपको, और तो क्या, और क्या दिया है आपको? यू दिया है, और कहा पूछा है? थीटा, थीटा पूछा है। तो रखे वैल्यू, रख दो। तो वाई 20 tan थीटा हाफ जी जो 10 है, x जो कितना है 20 है, इसका स्क्वायर, और u कितना है? u भी 20 है और इसका स्क्वायर। अब इसका अचार क्या डाल, इसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या सर cos स्क्वायर थीटा का? नहीं, इसको ऐसे लिख लूंगा। तो कौन सा झंडा गाड़ दोगे? ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? ये लो, इसको ऐसे लिख दूंगा। इससे क्या होगा? रुको अभी समझ में आएगा, पहले इतनी बात कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? सेक स्क्वायर थीटा। कोई शक नहीं होता है वो, तो इसमें शक की क्या बात है? फिर सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा, हाँ लिख दो। काट दूं? काट दो। और कुछ? और कुछ क्या? काट दो जो कट रहा है। तो ये 5 से कटा, ये 5 4 2। ठीक है, ठीक है सर, एकदम एकदम फिट एंड फाइन है अभी तक चीजें। तो हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे कि हम ये कहेंगे अब कि जो हमारी इक्वेशन आ रही है, क्या आ रही है इक्वेशन? 2 = 4 tan थीटा माइनस का 1 + tan स्क्वायर थीटा। भाई साहब मैंने कोई गड़बड़ ना करी हो, बस अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक काफी हो जाती है कई बार, तो इसको उधर ले जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का 4 tan थीटा, और ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1। तो ये आ जाएगा +3 = 0। तो इसके फैक्टराइजेशन जब करेंगे आप, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 4 tan थीटा को आप 3 tan थीटा, भाई tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई ना। वैसे मत कहना सर क्या कर रहे हो, क्या चमत्कार। एक तो मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। फिर यहां दोनों से क्या कॉमन लिया मैंने? tan थीटा को कॉमन लिया। तो इधर अंदर क्या बचेगा सर? अंदर tan थीटा -3 बचेगा। फिर इधर से -1 को कॉमन लिया, तो सर इधर से tan थीटा -3 वापस से बचेगा। तो साफ साफ दिख रहा है आपके दो फैक्टर्स आए, tan थीटा -3 और tan थीटा -1। तो एक बार या तो tan थीटा की वैल्यू 3 है तो 0 आएगा, या tan थीटा की वैल्यू 1 है तो 0 आएगा। तो आप जानते हो कि अगर tan थीटा की वैल्यू या तो 1 हुई या 3 हुई, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे? आपके आंसर आ जाएंगे एक तो 45 डिग्री और एक आ जाएगा tan इनवर्स 3। तो ये दो जवाब होंगे आपके पास थीटा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको याद रहे ये चीज आपको, बड़ा ही आसान है। अब यार ऐसा मत पूछना सर एक सवाल और दे दो ऐसा कि जिसमें है ना एक्स और वाई दे रखा है, थीटा दे रखा है, यू निकालना है। अब वो तो बच्चों वाली चीजें है ना, ऐसा थोड़ी ना एक ही टाइप की चीजें करते रहोगे। ठीक, समझ जाओगे वो तो तुम। अब कहीं भी आएगा तो ध्यान ये रखना कैसे क्या करना है। तो लो अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दे रखा है? पार्टिकल को यहां से फेंका कुछ ऐसा, कुछ थीटा एंगल पे, कुछ यू वेलोसिटी से ये गया इस पोल को टच करते हुए या इस पाथ को गुजरते हुए। इस पॉइंट की हाइट दे दी और ये दे दिया। तो क्या दे दिया तुम्हें? वापस एक्स वाई की वैल्यू दे दी, और क्या दे दिया? रेंज दे दिया। और क्या निकालना है? फाइंड यू एंड थीटा फॉर द गिवन केस। तो क्या करेंगे? अब तुम्हें पता है क्या करना है। y = x tan थीटा 1 - x/r। तो y कितना है? ये रहा 4, x कितना है? 4 tan थीटा, और 1 - x कितना है? 4, और रेंज कितना है? 4 + 14 16। तो ये कटा, ये कटा, और यहां से आपके पास क्या आ गया? ये आ गया 1, ये आ गया tan थीटा, ये आ गया 16 - 4 12, 12/16, और 4 3 4 4। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3।
4/3 ये वैल्यू आई, इसका मतलब आप साफ साफ जानते हैं कि दिस एंगल इज व्हाट 53 डिग्री। मैं जानता हूं कई बच्चों के दिल में धक धक हो रही होगी, उनको मन कर रहा होगा कि ये 53 कहां से आ गया। तो मैं बार बार ये बताना चाहूंगा आपको, मैंने याद दिला रखा है कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का, जिसमें ये वाला एंगल जो है वो होता है 53 डिग्री और ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री। अब यहां से तुम देख लो, क्या tan 53 की वैल्यू 4/3 नहीं आएगी, इसलिए 53, ये याद रख लेना, ठीक है। तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू 53 आई। सर अब यू निकालेंगे, तो यार यू तुम है ना घर पे निकाल लेना, यू तुम्हारा है होमवर्क। अब सर कैसे निकालेंगे यार, वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको क्या क्या दिया हुआ है, तुमको थीटा पता है, तुमको रेंज पता है, थीटा पता है, रेंज पता है, यू निकालना है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम अपने आप में स्वतंत्र हो इस सवाल को करने के लिए। बढ़ा जाए आगे और बात की जाए अगले इक्वेशन की, अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले हम देखेंगे। टाइम 25 मिनट और शेष है हमारे पास और हम इसकी और आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 2gx स्क्वायर। अब यहां से साफ साफ पता लग जा रहा है क्या हो रहा है। यहां साफ पता है कि यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो माइनस y डायरेक्शन में है, क्योंकि इक्वेशन जैसी हमने पढ़ी है वैसी की वैसी आ रही है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और क्या क्या दिया है, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा और यू निकालना है। और आपको बताया गया है कि एट t इक्वल्स टू 0, वेयर एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। अरे यार क्या लिखा हुआ है मैंने, ये आपको दिया गया है कि एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है, मतलब ओरिजिन पे उसको t इक्वल्स टू 0 हम लेके चल रहे हैं। तो ओरिजिन पे ही जो स्पीड वेलोसिटी होगी उसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाएगा। ax आपके पास 0 है, ay आपके पास माइनस g है। सर क्या करें, मुझे क्या पता, सोचो। नहीं सर ऐसे थोड़ी ना चलेगा, बताओ तो सही यार, पक्की बात। लो अब सोचो, क्या सोचा, हमको तो कुछ नहीं समझ रहा। कंपेयर करो, उससे क्या होगा, कंपेयर करने से क्या होगा, देखो तो सही, कंपेयर करके जरा बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या 3 के इक्वल नहीं दिख रही। अरे सर क्यों बोला, हम बोलने वाले थे, बोलने वाले थे ना, मतलब पता था ना, बस सही है, क्या दिक्कत है। तो tan थीटा कंपेयर करने के बाद सीधे क्या दिखा, इसके इक्वल दिखा, या आप कह सकते हो कि थीटा आपका आ गया tan इनवर्स 3। अरे सर यार एक चीज बताओ, मैं कहा हाँ यार बोलो। सर यार tan इनवर्स 3 क्या होता है, एंगल बताओ ना कितना डिग्री है। tan इनवर्स 3 कौन सा एंगल आ गया यार, मुझे थोड़ी ना पता है अब 3 किस पे वैल्यू आती है, तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। अब वो कितना है वो मुझे नहीं पता, वो मुझे सच में नहीं पता, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़े, और तो क्या, कोई रुकना थोड़ी ना यहाँ पे, आगे बढ़े। तो सर यू निकालना है, तो यार मेरे भाई जरा इसको देखो, अब कंपेयर करो। सर अब आप मत बोलना, अब हम बोलेंगे। मैं कहा ठीक है, तो देख लो एक बार ढंग से। तो सर हम ये कह रहे हैं कि ये 2 जो है वो इस पूरे टर्म के इक्वल है, कंपैरिजन से तो यही पता लग रहा है, पक्की बात है ना। अरे सर एकदम पक्की बात है, बिल्कुल डंके की चोट पे लिख दो आप इधर कि 2 इज इक्वल्स टू हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पक्की बात सर, पक्की बात, और तो क्या, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 1/4 आ गया, स्क्वायर हटा दूं। सर माइनस का 1/2 क्यों नहीं लिया, अरे यार पता है ना, वो तो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो प्लस ही लेके चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है सर, ज्ञान मत दो फिर से। tan थीटा पता है, cos थीटा कैसे निकाले, tan थीटा पता है ना तुम्हें, हाँ पता है, तो cos थीटा कैसे निकाले, tan थीटा क्या दे रखा है 3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो cos थीटा कितना आ गया सर, cos थीटा 1/√10 आ गया। आपने हमको मत सिखाओ, हमको पता थी ये बात, ज्यादा है ना, हवा में मत उछलो सर, हमको पता है ये बात। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√10, sin थीटा इज इक्वल्स टू 3/√10 लिख देंगे एकदम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर cos थीटा को हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हम लिखेंगे यहां से 1/√10। यार बड़ी अजीब वैल्यू आ रही है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार देख लेते हैं हम, है ना। अब आ रही है तो आ रही है, ठीक है, अब जो है सो है। तो यहां से आपके पास u आ जाएगा √10/4, वो 2 को भी अंदर ले लिया है ना, तो 4 बन गया, तो यह आ जाएगा √5/2 या 2.5। तो ये आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। इसमें मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना यार एक बार, 3/4 और ये सब कुछ मेरे हिसाब से तो सही है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। सर एक चीज इधर बता दो एक बार, सर अगर मान लो यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है, इसका क्या मतलब होता फिर? यार माइनस की जगह प्लस होता है, इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटी नीचे नहीं ऊपर है। सर ये कौन सा प्लेनेट आ गया कि जिसमें ग्रेविटी ऊपर है? अब हाइपोथेटिकल केस मान लो। और सर अगर एक्स में स्क्वायर नहीं होता वाई में स्क्वायर होता तो यार ग्रेविटी इसका मतलब जो है आपकी एक्स डायरेक्शन में है। अगेन एक हाइपोथेटिकल केस, ये एक्सेलरेशन जो है आपका एक्स डायरेक्शन में है। एक और सवाल में पहुंचते हैं। जेई मेन 2013 का एकदम लल्लू पंजू सा सवाल ये मुझे दिख रहा है, बिल्कुल बोला गया है साफ साफ इनिशियल वेलोसिटी साहब आपको ये दे रखी है। मैंने कहा ओके इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, मतलब एक्स कंपोनेंट दिया है और वाई कंपोनेंट दिया है हाँ, आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप मतलब 1 आई कैप एक्स कंपोनेंट और 2 जे कैप मतलब 2, तो ये दिया है। अच्छा, वेयर आई इज अलोंग द ग्राउंड एंड जे इज अलोंग द वर्टिकल, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब वर्टिकल। जी आपको 10 दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बतानी है। ओ भाई साहब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बतानी है, हाँ बिल्कुल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बतानी है। कैसे बताएंगे सर? यार यू निकाल लो। सर कैसे निकालेंगे यू? यार स्क्वायर करके निकाल लो। तो क्या बोलोगे? सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा √5। पक्की बात? अरे सर एकदम पक्की बात। अच्छा, और थीटा बीटा निकालेंगे तो? सर थीटा बीटा निकालना है ना तो पहले तो डायग्राम सही बनाओ। तो ये थीटा हमने ये रख दिया, मैंने कहा हो यू वाई कितना सर 2 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो √5 था ही। अब क्या तुम कोई भी थीटा बीटा लिख सकते हो? सर लेकिन आपने क्यों किया सर, और आपको कैसे पता लगा? यार इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला रटा हुआ है क्या? हाँ सर रटा तो है। क्या है? सर एक्स tan थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो क्या क्या निकालना होता है मेरे भाई? सर इधर थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू मतलब cos थीटा tan थीटा पता लग जाए, यू पता लग जाए तो यू निकाल दिया, थीटा वहां से निकाल लेंगे। बात समझ नहीं आई सर? अरे मैं ऐसा कह रहा हूं देखो, tan थीटा कितना बोलोगे? सर tan थीटा हम बोल देंगे 2/1 बोलोगे? हाँ। अच्छा, और इधर से ये हाफ, ये जी रखा हमने इधर 10, और सर जी को -10 नहीं रखेंगे क्या? अरे यार वो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने -g डाली थी वहां पे, है ना, ये तुम मेरे हिसाब से क्लियर होंगी ये बात। क्यों -10 मैंने बोला था ना, -g, तो वो g के टर्म्स में लिख दिया हमने बस। क्योंकि कई बार क्या होगा ना माइनस मतलब आपको 9.8 भी डालना होगा। तो यहां पे ये रखा, और x कितना है भाई साहब? x तो कितना ही नहीं है, x को तो x के टर्म्स में रखेंगे, और u है √5, तो √5 का स्क्वायर 5, और सर क्या है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/√5। सर एक चीज बताओ यार, आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार? आप सीधे ही लिख देते ये तो। आप एक चीज बताओ, आप ऐसे बोल रहे हो कि यार मतलब देखो u cos थीटा क्या होता है? सर u cos थीटा तो ऑलरेडी ux ही होता है ना, तो इसको तो सीधे ही 1 लिख देते। क्यों आप पहले u की वैल्यू डाल रहे हो, फिर cos थीटा की वैल्यू डाल रहे हो, फिर काट के 1 निकालोगे? सीधे ही 1 दिख रहा है यार। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब चेक कर लो किससे मैच कर रहा है ये। बी ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, बात खत्म। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, AIEEE 2010, AIEEE मतलब वही जेई मेन बता रखा है। तो वेलोसिटी आपको दे रखी है ky i कैप प्लस x j कैप। ओहो भाई साहब, जनरल इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ निकाली। अब देखो ये अपने आप में थोड़ा सा एक अलग सवाल है ना। अब ऐसा नहीं कि ट्रिपल ई का है तो ये बहुत इजी सवाल है या ये बहुत टफ सवाल है। मैं तो इसको इजी ही कहूंगा अगर थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज है। हाँ, लेकिन जिस तरह का आप सवाल आपने किए होंगे उस टाइप के सवाल ये नहीं है, उस टाइप का ये सवाल नहीं। तो क्या यहां पर वेलोसिटी जो आपको दे रखी है, देखो ध्यान से हम बात करेंगे, वेलोसिटी ये अपने पास कुछ ऐसी आ जाएगी। क्या ये आ जाएगी? हाँ सर आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर हमको इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है, मतलब मुझे एक्स और वाई चाहिए। अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से, सर हम कैसे सोचेंगे, लेकिन यार ये समझ नहीं आ रहा। यार मुझे बताओ तुम्हें एक्स और वाई चाहिए कि नहीं चाहिए? सर क्यों चाहिए? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछी है इसलिए चाहिए। हाँ सर, हाँ बिल्कुल 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 इसी तरीके से सोचना होता है क्या सर पेपर करते वक्त, कि क्या पूछा है फिर उससे रिलेटेड। और तो क्या यार। अच्छा, तो एक्स और वाई चाहिए या उसमें रिलेशन चाहिए। अच्छा दिया क्या है फिर ये देखो, पूछा क्या और दिया क्या? दिया है वेलोसिटी। सर वेलोसिटी दे रखी हो और पोजीशन हमें चाहिए, एक्स वाई पोजीशन ही तो है, तो सर पोजीशन कैसे निकालते? और अब भूल गए तुम? हाँ सर वो तो हमारा काम है भूलना, तो यार याद करो। क्या सर आपने ही तो बताया था, कुछ बताया तो था, याद आ रहा है, थोड़ा सा मदद कर दो।
तो मैंने तुम्हें बताया था कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन मिलती है। हाँ सर याद आ गया, बिल्कुल। तो अब यहां पे मैंने लिखा x कंपोनेंट किसके इक्वल आ रहा है, के वाई के इक्वल। यहां तक चीजें इजी चल रही हैं सर। इधर ये आ गया डी एक्स बाई डी टी और ये आ गया के वाई। सर लेकिन अब आपने भी कहा है कि यार इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम। मैंने कहा यार क्यों इंटीग्रेट नहीं कर सकते सर? यार अगर इंटीग्रेट कर लेंगे ना तो y जो है उसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता किसी हालत में। ठीक है, अब बच्चों ने बेचारों ने सोचा होगा जब ये सवाल आया होगा ट्रिपल ई में, वो सोचे होंगे अरे ट्रिपल ई तो है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, एकदम लल्लू सवाल है ना? एकदम लल्लू भी नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का तो है ये। अगर यहां x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चा इंटीग्रेट कर देता, x को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेता, खुश हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर आपको x के साथ तो y पटक दिया, और ऐसे ही जब आप vy देखोगे तो वो kx दे रखा है, और vy को आप क्या लिखते हो, dy बाई dt। अब कोई बच्चा बेचारा सोचेगा कि यार इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, और सही बात है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं बोल सकते सर x को इधर ले आओ इंटीग्रेट कर दो, या t को उधर ले जाओ इंटीग्रेट कर दो। लेकिन कोई जो यहां तक पहुंच के थोड़ा सा सोचेगा और वो बोलेगा यार x जो है ना वो x के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, y जो है सिर्फ y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो यहां क्यों ना इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया जाए। दोनों में रिलेशन निकाल लिया जाए, इससे क्या मतलब हुआ सर? इससे क्या मतलब हुआ दोनों में रिलेशन निकाल लिया जाए? मैं कह रहा हूं कि यार दूसरी इक्वेशन को जरा एक बार डिवाइड तो करके देखो, क्योंकि यार मुझे x के साथ x ही चाहिए। तो मैंने कहा इसका x उसके साथ कब आएगा, देखो अब आ जाएगा। मैंने लिखा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज kx अपॉन ky। k से k गया, dt से dt गया, तो अपने पास आ गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू x अपॉन y। सर अब यार ये सोचने में तो हमको कैसे पता लगे? पता लगना चाहिए, नहीं लगता है तो सोचो, सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? अब थोड़ी ना कुछ बचा, अब तो y को y के साथ ले लो, x को x के। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या सर कि ऐसा लिख लूं, ऐसा लिख लूं? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं। और फिर सर मैं इसको ऐसा ऐसा कर लूं? बिल्कुल। और सर फिर इंटीग्रेट कर दूं सर, लेकिन लिमिट्स तो दी नहीं है, तभी तो आंसर में कांस्टेंट दिख रहा है। भूल गए? इनडेफिनेट इंटीग्रल भूल गए? हाँ सर भूलना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिल्कुल भूल गए हम, तो मत भूलो। और यहां पर हम क्या कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे कि y dy, और इधर लिखेंगे क्या, x dx। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे अभी वापस से लिखे कि ये समझ आया कि नहीं। और यहां पर y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो यहां से ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब देख लो भाई कौन सी अपने से मैच कर रही है। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपको ऐसी चीजें करके जो आपसे नहीं होती है वो करके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपसे चीजें नहीं हो रही है इसका मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जिस रास्ते पर हो और उस रास्ते में कांटे ही नहीं है, तो समझ लो फिर वो मंजिल सही मंजिल पे नहीं पहुंचा रहा वो रास्ता। क्योंकि सक्सेस जो है वो कांटे भरे रास्ते पर चल के ही हासिल होती है। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चंस कर रहे हो, एग्जाम में नहीं प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चंस कर रहे हो, और आपको वो टफ नहीं लग रहे हैं, आपको टफ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा अलग सा नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, किसी बच्चे को लगे कि अरे नहीं नहीं मेरे को तो ये इजी लग रहा है, अब वो एक अलग चीज है, तुमने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा या 1-2 बार पढ़ा होगा तो इजी लग रहा होगा, तो एक अलग बात है। लेकिन चैलेंजेस तो आने चाहिए। तो हर बच्चे के हिसाब से, हो सकता है किसी को सच में ये इजी लगा हो सकता है किसी को ये बहुत टफ लगा हो, है ना? तो एक एवरेज बच्चे के हिसाब से एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। जेईई 1999 का सवाल क्या दे रखा है? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज गिवन बाय xt इज इक्वल्स टू a cos pi t एंड y इज इक्वल्स टू b sin pi t, वेयर a b और b बता रखा है वो लेस देन a है, एंड p आर पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशंस। ओके, तो ये b p a ये सब कांस्टेंट है। और क्या बोल रहा है?
द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज एन इलिप्स। ओ भाई साहब, पाथ, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल और वो भी इलिप्स। इलिप्स क्या होता है सर? इलिप्स जो होता है वो ऐसा अंडा शेप होता है, अंडाकार शेप। अर्थ भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटती है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलिप्स की इक्वेशन होती है ऐसी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सर ये हम कहां पढ़ेंगे? ये तुम मैथ्स में पढ़ोगे, मैंने पहले ही बता दी। ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं ए, और इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सर एक चीज बताओ, इस अंडे को पिचका दे और ए को बी के इक्वल कर दे तो सर्कल बन जाएगा ना? बिल्कुल। तो सर्कल की इक्वेशन फिर ऐसी हो जानी चाहिए ना सर, कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मतलब सर, मतलब ये कहां गया वो अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? मतलब सर ये सर्कल की इक्वेशन थी क्या? हाँ, जिसका सेंटर कहां है? ओरिजिन पे। ये सब मैथ्स में पढ़ोगे, अभी घबराओ मत। तो यहां पर ऑब्वियसली जब आप, जिस बच्चे ने आईआईटी दिया होगा तो पूरा पढ़ चुका होगा ना, वैसे नहीं हमको तो पता ही नहीं, कि हमको थोड़ी ना मैथ्स की इलिप्स की इक्वेशन रेक्टिलिनियर में याद करके बैठेंगे। भाई 2 साल जब पढ़ लोगे तब तो सब कुछ पता होगा ना, तब तुम्हें पता है इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। तो आईआईटी ऐसा नहीं तुम पे जुल्म ढा रहा है ये चीज पूछ के। तो ऐसी इक्वेशन इलिप्स की आ रही है, अगर ऐसी इक्वेशन तुम ढूंढ पा रहे हो तो एकदम जिंदाबाद, कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर एक्स आपको दिया हुआ है, फिर बोल रहा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर। देखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, ये भी देखेंगे, है ना। फोकस इसके कहां होते हैं? फोकस जो इसके होते हैं वो होते हैं यहां। इस सवाल के पीछे भी एक रीजन है, वो क्या है वो मैं जनरली ग्रेविटेशन में भी अर्थ चारों तरफ चक्कर काटती है और उसमें कुछ अलग केस होता है। तो खैर यहां पर हम इतनी बात करते हैं। और फिर आगे बोल रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई इज ए। तो कह रहा है भाई साहब ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपकी ए है, 0 से पाई बाय 2p। अब देखो इस सवाल को हम करेंगे और मेरे हिसाब से शायद अपने पास टाइम भी इतना ही बचेगा। क्या यार, चलो कोई नहीं। तो ये अपना लास्ट सवाल है आज का, और 2 सवाल मैं तुमको वापस से होमवर्क में दूंगा, तो ध्यान से सुनना। वैसे मैं चाहता हूं तो हूं ज्यादा पढ़ाना, लेकिन तुम ही फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि अरे सर 2 घंटे का लेक्चर, अरे सर 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर, प्लीज 1.5 घंटे में निपटाओ ना। तो ध्यान से सुनना। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू आपको दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है आपको a cos pt, और y की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? b sin pt। तो आप बिल्कुल आराम से t को निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हो x बाई ए, और इसको निकालने के लिए आप लिख सकते हो y बाई बी। और जब आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो कि इन दोनों का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा? वो 1 आएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और मैं चाहूंगा यार आप ये खुद से ट्राई करो, है ना। ये तो भाई अपना डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, अदरवाइज तुम्हें खुद से सॉल्व करना चाहिए। क्लियर है ये बात? हाँ सर क्लियर तो है। सर फिर आगे जो ना बात है ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी हो रही है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखते हैं यार। ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ। तो ध्यान से सुनना एक एक बात, ध्यान से। अच्छा सवाल है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। तो मेरे पास पोजीशन है दोनों, तो वेलोसिटी भी मैं दोनों निकाल सकता हूं। कैसे? vx निकालना है तो वो dx बाई dt से निकल जाएगा, और x की वैल्यू है, चलो यार मैं इधर ही लिख देता हूं कि x की वैल्यू जो है अपने पास वो आ रही है कितनी? a cos pt। तो a तो कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का sin pt। cos के बाद बारी है pt की, तो p का डिफरेंशिएशन आ जाएगा p कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब ऐसा मत बोलना सर ये कैसे आ गया, इसके पूरा डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा रखा है, मैथमेटिकल टूल्स जाके देख लो। और यहां पर अपने पास ये आ जाएगा माइनस का ए पी साइन पीटी। ध्यान पूर्वक सुनना हर एक बात, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी को हम देखेंगे। अब ऐसे ही मैं वी वाई जब लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बस मैं इतना लिख देता हूं कि ये डी वाई बाई डी टी है। तो b आपका कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस पीटी, और फिर साइन के बाद नंबर है पीटी का, p कांस्टेंट और t का 1, तो ये p आ गया बाहर, ये p आ गया आपका बाहर। तो वी वाई जो आ जाएगा वो आ जाएगा b
पी कॉस पी टी। ये आ गया आपका Vx, ये क्या है, सॉरी Vx, ये क्या है Vy। वेलोसिटी आ गई, हाँ सर आ गई, देख लें एक बार, हाँ देख लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वेलोसिटी आ गई आपके पास AP साइन PT। अब घबराना मत, पता लग जा रहा है सर पता नहीं क्या करा रहे हो क्या नहीं करा रहे, IIT का सवाल है, देखो पहले ही बता दिया। और ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा खुला माइंड रखना पड़ेगा, आपको एक एक बात समझ में आएगी। हाँ सर चलो समझ में आ रही है, ये वेलोसिटी आ गई, हाँ सर आ तो गई। अब मुझे एक चीज आप यहां पे बताएं, आपसे जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर, तो नॉर्मल है कि नहीं। अच्छा देखो ये है ना, जो बात पूछी गई है वो बहुत बड़े आसानी से डायरेक्टली भी निकाली जा सकती है, लेकिन मैं एक बार बेसिक तरीके से चल रहा हूं। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट। तो तुम अलग अलग डिफरेंशिएट करो या एक साथ डिफरेंशिएट कर दो, उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या, नहीं। तो सर यहां अलग अलग क्यों किया, ऐसे तो फिर आप एक्स वाई को भी एक साथ डिफरेंशिएट कर देते, आर वेक्टर बोल देते कुछ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और फिर बात कर देते। तो बात तो सही है, बिल्कुल ऐसे करना चाहिए था, तो यहां भी हम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को मैं इस बार डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ये भी सीखो तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना। ए पी साइन पी टी आई कैप प्लस बीपी कॉस पीटी, बीपी कॉस पीटी जे कैप। सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना मतलब, अरे यार करना सीखो, डी ए एक्सेलरेशन निकालना है तो डी वी वेक्टर बाई डी टी। मतलब सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सर लेकिन आई कैप जे कैप वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उनका थोड़ी ना होगा। तो सर माइनस एपी कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस पीटी, और फिर आई कैप, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर पीटी का डिफरेंशिएशन में पी बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा आई कैप। इसके लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए प्लीज, ऐसा मत बोलना सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि तुमको डिफरेंशिएशन में फिर आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है। भाई पहले साइन का चेन रूल लगा रहा हूं, साइन का कॉस और पीटी में पी बाहर आ जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा एक हिंट दे दूं कि तुम लोग ज्यादा परेशान नहीं हो, नहीं तुमको तुम्हारा बताऊं क्या है, मैं बताता हूं। तुम लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी समझ नहीं आया, तुम बोलो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अपने बस की बात नहीं है। थोड़ा सा भी लड़ने का वो हिम्मत नहीं रखते, मतलब तुम लोग से मतलब कुछ लोग की बात कर रहा हूं मैं, तो उन कुछ लोगों के लिए मैं बता देता हूं। जब भी आपके पास कुछ ऐसा होगा तो यहां पे कॉस का कितना आता है, तुम कहोगे सर साइन आता है, तो वो लिख दो साइन, और एक्स के साथ जो लिखा हुआ है उसको बाहर ले लो। तो यहां पे टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो साइन का कितना आता है कॉस, और टी के साथ जो लिखा हुआ है उसको बाहर लिख दो, तो वो पी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगा, बीपी कांस्टेंट है, कॉस का कितना आएगा माइनस का साइन, और टी के साथ जो लिखा है उसको बाहर ले लो, और ये जे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एक्सेलरेशन आ गया। अब यहां और गौर से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे को पी स्क्वायर कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो ये अपने पास आ गया ए कॉस पीटी, ए कॉस पीटी आई कैप, और ये दोनों ही माइनस थे, प्लस का देखो ये माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो प्लस का बी साइन पीटी जे कैप। सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कहां पहुंच गए यार, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो वहीं खत्म हो गई सर, लेकिन ये पैराबोला का तो है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन है तो मोशन इन प्लेन का। हाँ है तो सही, कंसेप्ट वही लग रहे, हाँ सर लग रहे, तो बस तो बात हम उसी पे करेंगे। तो यहां से ये चीज आ रही है। अब जरा इसको देखो क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है एक्स और ये लिखा हुआ है वाई। सर इतना देखना पड़ता है क्या, हाँ यार देखना तो पड़ेगा। सर ये कैसे हमको कैसे याद रहेगा एग्जाम के टाइम पे, तुमने आज इस टाइप पे एक सवाल किया तो तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहां पर क्या बता रहा है ये, तो आपको ये समझना होगा कि पहली बात ये चीज तो अपनी प्रूव हो चुकी कि ये इलिप्स की इक्वेशन है ना, मतलब अपना ये वाला तो सही हो गया। अब हम इस पे चल रहे हैं, तो इस पे चल रहे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने
जो है एक्सेलरेशन निकाला, और यहां से इलिप्स पे जब ये घूम रहा है तो आपको ये समझना होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसको अगर मैं x, y बोलता हूं तो आप जानते हो, आपको लिखना सिखा रखा है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर r क्या लिखोगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब, ये लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ रहा है, माइनस ऑफ पी स्क्वायर टाइम्स आर वेक्टर। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आर वेक्टर के एंटी पैरेलल है, आर वेक्टर के एंटी पैरेलल है, ठीक है। और वेलोसिटी कैसी आएगी, वेलोसिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। वेलोसिटी तो आप जानते हो वो हमेशा टैंजेंट के अलोंग आएगी, पाथ के टैंजेंट के अलोंग जो है वो वेलोसिटी आती है। ये सर क्यों निकाला आपने यार, ये इसलिए निकाला मैंने कि आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। रॉन्ग, फोकस पे डायरेक्ट नहीं कर रहा वो। क्या दिख रहा है आपको, यहां से साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो आर कैप के अपोजिट, आर वेक्टर के अपोजिट आ रहा है। मतलब इट इज ऑलवेज पासिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक्सेलरेशन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। सर कैसे पता लगा, आर के अपोजिट है तो आर की डायरेक्शन है ऐसे, तो आर के अपोजिट डायरेक्शन होगी ऐसे। सर अपोजिट है ये कैसे पता लगा, माइनस, वेक्टर में सिखाया है किसी भी वेक्टर के आगे अगर माइनस साइन लग जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये एक वेक्टर है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है पॉजिटिव, तो ये माइनस आ गया, मतलब आर की ये पूरे की डायरेक्शन आर के अपोजिट है। तो आर ऐसा तो इस डायरेक्शन में। टाइम कितना है, हो गया, ठीक है सर। अब एक और चीज मैंने कहा, हाँ पूछो भाई। सर आपसे जो यहां पूछा गया है कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या ये दोनों एक दूसरे के नॉर्मल है इस वाले टाइम पर। तो यार ये टाइम पे कहां होगा पार्टिकल, वो चेक कर लेते हैं। पाई बाय 2p का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू जब मैं लिख रहा हूं a cos, तो टाइम कितना है पाई बाय 2p, तो p से p कट जाएगा, ये cos पाई बाय 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, ये 0, cos पाई बाय 2 इज 0। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b साइन t की जगह पाई बाय 2p, तो p से p कट जाएगा, तो ये पाई बाय 2 जो होता है 1, और ये आ जाएगा b। तो आपको साफ पता है कि इस इलिप्स में ये आपका कोऑर्डिनेट है a0, ये कोऑर्डिनेट है 0b। तो पार्टिकल कहां है अभी, यहां। पार्टिकल अगर यहां है तो एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ आ रहा है, सेंटर मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है, और वेलोसिटी हमेशा टैंजेंट के अलोंग रहेगी। तो क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, जी है। कहां कहां 90 होगा, यहां भी 90 होगा, यहां भी 90 होगा, यहां भी, 4 जगह पर एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 होगा, बाकी जगह पर नहीं होगा। तो ये आपका जो है गलत हो गया, ये आपका जो है सही हो गया। और लास्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 से पाई बाय 2p। तो पाई बाय 2p पे ये यहां है और 0 पे ये यहां होगा, चेक कर लो। t की वैल्यू 0 डालो तो x आ जाएगा a और y आ जाएगा 0। तो यहां से यहां गया, तो भाई ये तो साफ ही दिख रहा है, जब ये डिस्टेंस ही a है, ये भी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। इसको थोड़ा मैं साफ बना दूं, देखो t इक्वल्स टू 0 पे वो यहां था और पाई बाय 2p पे यहां आ गया। ये डिस्टेंस आपके पास a है, ये डिस्टेंस आपके पास b है। इवन डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ज्यादा होगी, मतलब ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर नहीं आएगा। सर डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, वैसे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, ये रही, इसका स्क्वायर करो, स्पीड निकालो, कितनी आ रही है सर स्पीड, निकालते हैं, है ना। ये तो हो गया एक डायरेक्ट मेथड। बाकी कैसे निकालेंगे, तो स्पीड जो आएगी वो आ जाएगी अपने पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहां से आपको साफ दिख रहा है कि AP cos PT का स्क्वायर प्लस B है ना, BP cos PT, BP cos PT का स्क्वायर, स्पीड निकाल ली मैंने, और इसका अंडर रूट। तो यहां से ये AP आ जाएगा, ये स्पीड आ गई। क्या ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जी हां ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। और कांस्टेंट वैल्यू है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है यार,
कांस्टेंट वैल्यू है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है ए पी, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा पाई बाय 2 इंटू पी। यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा वो बता रखा है ना तुम्हें, 0 से पाई बाय 2 पी, यहां से यहां आया वो, तो पाई बाय 2 पी कितना टाइम लगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, पी से पी कटा तो ये आ रहा है पाई बाय 2 इंटू ए। ये आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस। आई क्या बात समझ में? ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रही है कहीं। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ये कम कर लिया ना, वही तो मैं देखूं कितना आएगा डिस्टेंस। तो यहां से आपका मैंने गड़बड़ कर दी बहुत तगड़ी वाली, सॉरी यार सॉरी, मैंने पूरा गड़बड़ कर दिया है। स्क्वायर करते वक्त, स्क्वायर करते वक्त जो है आपका आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आएगा ये आएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी, है ना, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी टी। ठीक है, तो आप यहां से बस क्या कर सकते हो, आप यहां से पी स्क्वायर जो है वो आप सीधे सीधे बाहर ले सकते हो। बाकी ये जो अंदर जो चीज आ रही है ये आपकी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जो पी स्क्वायर बाहर आके पी बन जाएगा। तो अंदर वाली चीज जो है आपके पास ये आ रही है वेरिएबल, सॉरी मेरे से एक थोड़ी सी बड़ी मिस्टेक हो गई कैलकुलेट करते वक्त। और अब जब इसको हम निकालेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस निकालने का तरीका जो है वो आएगा स्पीड और dt का इंटीग्रेशन। अब यार वो इंटीग्रेशन करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर पी और ये चीज, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये अपने स्कोप के थोड़ी सी बाहर की बात हो गई, इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अपने को दिक्कतें आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे इस पे बात नहीं करेंगे हम। तो सर फिर आंसर कैसे, आईआईटी ने क्यों पूछ लिया, अरे यार आईआईटी ने तो इसी तरीके से पूछा है, ये ए है तो ये डिस्टेंस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आपका जो है कुछ अलग आएगा ही आएगा, ज्यादा आएगा, ए नहीं आ सकता। तो ये जो है आपका बात बस मैं यहां समझाना चाहता था कि यहां हम इंटीग्रेशन में अटक जाएंगे, है ना, बाकी मैं वही सॉल्व कर लेता फिर t इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2p। तो वेरिएबल जब भी आपके पास स्पीड आ जाए तो इस तरीके से निकलेगा डिस्टेंस। और अब दो सवाल मैं आपको करने को दे रहा हूं, तो एक सवाल है ये बिल्कुल रद्दी सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें वाई डायरेक्शन में जो है ना आपका स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब यहां कुछ चेंजेस है, तो कंपेयर मत कर लेना प्लीज इसको y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी, उससे कंपेयर मत करना क्योंकि इक्वेशन उस टाइप की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर आपको साफ दे रखा है कि इन सच a y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन इतना, तो y डायरेक्शन में देखो यहां पर y स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है ना वो x डायरेक्शन में, इसलिए y डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सुनना इस बात को। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है, जो मर्जी आए वो आप सॉल्व करें, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा। एक्सेलरेशन निकालना पार्टिकल का, तो आप जानते हो कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हो गई 5। ठीक है, और दूसरी चीज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, ये आ जाएगा आपका 0, क्योंकि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे 0। dx बाई dt जो आपका आएगा वो आएगा vx, और ये जो है आपको निकालना है। अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आपको करना है। अब आप इसको जो मर्जी आए वैसा आप सॉल्व करें, इसको आप t से डिफरेंशिएट करें, जैसा आपको करना है वो आप करें, आपकी मर्जी है। और अगला सवाल ये आपको ट्राई करने के लिए थोड़ा सा तगड़ा सवाल है, ट्राई करके आना। सवाल क्या कह रहा है, बोल रहा है पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि एक पार्टिकल को हमने फेंका, तो पार्टिकल कुछ ऐसा गया, तो यहां आपको क्या दिया गया है कि एक्चुअली ये किसी एक ट्राइंगल के बेस से इसको फेंका था, ये उस ट्राइंगल के वर्टेक्स को छूता हुआ लास्ट वाला जो कोना है उस पर गिर गया। अब ऐसा मत सोचना कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इधर गिर गया ये, तो इस बेस से फेंका, इसको टच करता हो गया और इस कोने पे गिर गया, तीनों कोनों से वो पास कर रहा है। और अल्फा बीटा जो है वो बेस एंगल है, ये अल्फा ये बीटा,
तो आपको ये दिया गया कि ये एंगल जो है, ये एंगल आपका थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको थीटा अल्फा बीटा में ये रिलेशन आएगा, ये प्रूव करना है, सॉल्व करके आना। हाई लेवल का सवाल है थोड़ा, तो ट्राई करना ना, टफ लेवल है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। मैंने कोशिश किया, लेकिन कोशिश करने के बावजूद 1:40 हो ही गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे हम इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। सो बाय गाइस, जय हिंद।